एपिसोड 71 वर्चस्व नेत्रा की करीबी, निशी के आंसू। वहीं उस लड़की ने निशी को देखा तो उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए और वो उन्हीं भावों के साथ अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। जो निशी ने देखा तो वो अब वर्चस्व को भी नफरत से देखने लगती है और शायद उसे वर्चस्व से इतनी नफरत होती है कि वर्चस्व ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे थोड़ा पीछे हट जाती है। अब आगे चमचमाती हुई कार से आई हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि नेत्रा थी। तभी तो निशी उसे नफरत से देख रही थी और जब नेत्रा ने अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ाए तो निशी वर्चस्व को भी नफरत से देखने लगी। फिर वर्चस्व ने उसका जो हाथ पकड़ा हुआ था वो उससे अपना हाथ छुड़ा उससे थोड़ा दूर हो गई, जिसका एहसास अभी वर्चस्व को नहीं हुआ क्योंकि उसका ध्यान अभी मयंक और नेत्रा पर था। यहाँ निशी वर्चस्व से दूर हुई, वहीं नेत्रा वो वर्चस्व के पास आए। वर्चस्व के पास आ नेत्रा ने एक नज़र निशी की तरफ देखा, फिर वो अपने चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे भाव लाते हुए वर्चस्व से बोली, वर्चस्व मुझे आने में लेट तो नहीं हो गया? नेत्रा के इस सवाल पर वर्चस्व ने कहा, नो। जो सुन नेत्रा अब अपने होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, सो चले फिर, वैसे भी हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नेत्रा के इस बात पर वर्चस्व ने कुछ नहीं कहा, बस उसने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। नेत्रा और वर्चस्व के बीच बस इतनी ही बात हुई, फिर वो लोग यहाँ से जाने लगे। पहले नेत्रा चली, फिर उसके पीछे ही वर्चस्व, पर जैसे ही वर्चस्व चला उसे अपना हाथ खाली था महसूस हुआ। जब वर्चस्व को अपना हाथ खाली सा महसूस हुआ तो उसे अब एहसास होता है कि निशी उसके साथ या पास नहीं है। वर्चस्व रुक गया और उसने निशी की तरफ देखा जो कि उससे थोड़ी दूर खड़ी थी और अब वो अपने में ही खोई हुई खड़ी थी। निशी को यूं देख वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई, फिर वो निशी के पास गया। वर्चस्व निशी के पास आया तो वही नेत्रा जो यहाँ से जा रही थी वो भी रुक गई। उसने निशी वर्चस्व की तरफ देखा, फिर उसने अपनी नज़र निशी पर टिका दी और अपने मन में बोली, मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी, तुम मेरी मेहनत पर पानी फेर कर वर्चस्व की लाइफ में फिर आ गई। ये तुमने सही नहीं किया, बट कोई न, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें किस तरह हैंडल करना है। आगे नेत्रा अपने चेहरे पर शातिर भाव लाते हुए बोली, एक बार फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में और वर्चस्व की लाइफ से फेंकने में मजा आएगा। ये बात बोल नेत्रा स्मर्क कर देती है, फिर वो यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर की तरफ चली जाती है। वही वर्चस्व जो निशी के पास गया था, उसने निशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, निशी क्या हुआ? चलो। वर्चस्व के बोलने से निशी जो खुद में खोई हुई थी वो सेंस में आती है और जैसे ही वो सेंस में आई उसने खुद के हाथ से वर्चस्व का हाथ झटक दिया और गुस्से वाली आवाज में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। निशी का यूं अचानक गुस्सा करना वर्चस्व को थोड़ा हैरान कर गया। वो कुछ कहने को होता है पर निशी उसकी कोई भी बात सुने बिना ही वहीं पर खड़ी कार में वापस बैठी जाती है और ड्राइवर से बोली, यहाँ से चलो। निशी ने भले ड्राइवर को चलने को कहा लेकिन ड्राइवर कार नहीं चलता है क्योंकि वो वर्चस्व का जो आदमी था तो वो निशी की कैसे सुनता। ड्राइवर ने कार नहीं चलाई तो निशी उस पर चिल्लाती है, आई सेड यहाँ से चलो। निशी जो भी कर रही वर्चस्व सब देख रहा था। उसने अब कहा, निशी अब ये क्या ड्रामा है, बाहर आओ तुम, हमें लेट हो रहा है। वर्चस्व की इस बात पर निशी कुछ नहीं कहती है बल्कि वो ड्राइवर पर फिर से चिल्लाती है, तुम यहाँ से चल रहे हो या नहीं। ड्राइवर तो निशी और वर्चस्व के बीच फंसा हुआ था। निशी उस पर चिल्लाती है तो वो वर्चस्व की तरफ ऐसे देखता है कि वो अब क्या करे, लेकिन वर्चस्व ड्राइवर को गुस्से से घूर देता है जिससे ड्राइवर समझ जाता है उसे कुछ नहीं करना है। वहीं निशी ने वर्चस्व की बात नहीं सुनी तो अब वर्चस्व निशी का हाथ पकड़ता है, उसे जबरदस्ती कार से बाहर उतारता है। निशी फिर से वर्चस्व का हाथ झटक देती है। वर्चस्व को अब निशी की ये हरकतें इरिटेटिंग लगती है तो वो दांत भींचते हुए बोला, तुम अपनी ये हरकतें बंद करो और चलो मेरे साथ। वर्चस्व की इस बात पर अब निशी गुस्से से बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। आगे निशी तंज भरी और थोड़ी हटिंग वॉइस में बोली, वैसे भी तुम्हें हमेशा से जिसकी जरूरत रही है वो तो है ही न तुम्हारे साथ वर्चस्व। निशी की ये बात सुन वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, जैसे उसे समझ नहीं आया हो निशी क्या बोल रही है, पर वो इस बारे में निशी से कुछ कहता है। तभी यहाँ पर खड़ा मयंक वर्चस्व से बोला, सर फ्लाइट टेक ऑफ का टाइम हो रहा है, हम ऑलरेडी लेट हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। मयंक के बोलने से वर्चस्व का ध्यान निशी की बात से हट गया और उसने अब निशी को अपने साथ चलने को नहीं कहा, बस निशी का हाथ पकड़ लिया। जिसे निशी ने फिर से झटकने की कोशिश की तो वर्चस्व ने अपने हाथों की कसन उसके हाथों पर मजबूत कर दी, जिससे निशी अब वर्चस्व के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाती है। वर्चस्व जबरदस्ती निशी को अपने साथ ले जाने लगता है। निशी उससे छूटने की कोशिश करती है पर वो नाकाम होती है।
कुछ समय बाद वर्चस्व, निशी, नेत्रा और मयंक चारों फ्लाइट पर बिजनेस क्लास कोच पर थे, जहां निशी वर्चस्व एक साथ बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने नेत्रा मयंक बैठे हुए थे। वर्चस्व हर काम में निशी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए अब निशी खामोश हो गई थी और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब वो सो गई। कुछ घंटे बाद सोई हुई निशी ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही सामने का नज़ारा देख निशी की आंखें नम हो जाती हैं। जहां पहले सामने मयंक और नेत्रा बैठे हुए थे, वहां अब नेत्रा तो बैठी हुई थी लेकिन मयंक नहीं। मयंक की जगह अब वहां वर्चस्व बैठा हुआ था। फ्लाइट की सीट एक सिंगल सीट जैसी नहीं थी, बल्कि वो एक काउच जैसा था, जिसमें दो लोग एक साथ आराम से बैठ सकते थे और उनके बीच कोई पार्टीशन भी नहीं था। ऐसे ही वर्चस्व नेत्रा साथ बैठे हुए थे, दोनों काफी करीब थे। नेत्रा तो सो रही थी और वो अपना सिर वर्चस्व के शोल्डर पर रखी हुई थी, साथ ही उसने अपने एक हाथ से वर्चस्व का एक हाथ भी पकड़ा हुआ था, वो भी काफी हद से। वहीं वर्चस्व वो सो नहीं रहा था, वो तो जग रहा था और उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे उसके लैपटॉप पर टिकी हुई थी, मतलब वो अपना काम कर रहा था। वर्चस्व नेत्रा की ये कॉजनेस देख ही निशी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि जैसे नेत्रा बैठी थी वो उसका हक था, पर इस हक के बाद भी निशी कुछ बोल नहीं पा रही थी। निशी ने अपनी नम आंखों से एक बार नेत्रा की तरफ देखा, एक बार वर्चस्व की तरफ, फिर उनकी नज़दीकियों को देखा, जिसे देख निशी अपनी मुट्ठी भींचने लगती है, मानो उसे गुस्सा आ रहा हो और शायद इसी गुस्से के चलते वो अब वर्चस्व, नेत्रा और उनकी नज़दीकियों से मुंह मोड़ लेती है। निशी ने मुंह तो मोड़ लिया, लेकिन उसने जो देखा वो उसे अभी भी याद आ रहा था और वो उसे हट कर रहा था, तभी तो अब उसकी नम आंखों से आंसू की एक धार बह चलती है, जिसे इस वक्त पहुंचने तो क्या देखने वाला भी कोई नहीं था। 7 घंटे बाद फ्लाइट लंदन में लैंड करती है। वर्चस्व, निशी, नेत्रा, मयंक चारों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। एक लग्जरी कार आकर उनके सामने खड़ी होती है। वे चारों उस कार में बैठते हैं। पहले वर्चस्व बैठता है, उसके साथ ही निशी बैठती है, लेकिन वो वर्चस्व से एक दूरी बनाकर रखती है। जो वर्चस्व देखता तो है लेकिन वो निशी से कुछ नहीं कहता है, मानो उसे इससे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वहीं उनके सामने मयंक और नेत्रा बैठते हैं। नेत्रा जैसे ही बैठी उसकी नज़र सबसे पहले वर्चस्व और निशी के बीच रही दूरी पर ही गई, जो देख उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए और वो अपने मन में बोल उठी, अभी तो शुरुआत है, ये लंदन ट्रिप खत्म होते होते मैंने तुम्हें वर्चस्व की लाइफ से फिर दूर न कर दिया। मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी तो मेरा नाम भी नेत्रा मल्होत्रा नहीं। ये बातें बोल नेत्रा अपनी आईब्रो उचका देती है। इसके बाद इनकी कार यहाँ से निकल जाती है। कुछ 1 घंटे बाद कार आकर एक बड़े 7 स्टार होटल के सामने खड़ी हुई। वर्चस्व, निशी, नेत्रा, मयंक चारों कार से उतरते हैं। मयंक सबके लगेज देखने लगता है और वर्चस्व, निशी, नेत्रा होटल के अंदर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। जब वे तीनों होटल के एंट्रेंस पर पहुंचे तब नेत्रा वर्चस्व का हाथ कसकर अपने हाथ से पकड़कर थोड़ी एक्साइटमेंट में बोली, वाह वर्चस्व, ये होटल तो काफी लग्जरियस लग रहा है, इसका इंटीरियर डिजाइन भी काफी यूनिक लग रहा है। नेत्रा ऐसी बातें कर रही थी और बिहेव कर रही थी जैसे उसने ऐसा बड़ा होटल पहली बार देखा हो और बस वर्चस्व से चिपकती ही जा रही थी। नेत्रा के इस चिपकू बिहेवियर पर वर्चस्व उसे कुछ नहीं कहता, वो बस उसकी बातें सुनता रहता है। वो लोग ऐसे ही होटल के अंदर जाने की ओर चलते जाते हैं। चलते चलते ही नेत्रा निशी की ओर देखती है, जो उन दोनों के पीछे चल रही थी, और उसकी नज़र वर्चस्व नेत्रा के थामे हुए हाथ पर ही ठहरी हुई थी। जब ये नेत्रा ने देखा तो उसने और कसकर वर्चस्व का हाथ पकड़ लिया, फिर अपना चलने लगी। कुछ पल में वो तीनों होटल के अंदर होते हैं, पर जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, निशी जो वर्चस्व नेत्रा को देखकर चल रही थी, इस वजह से वो किसी से टकरा जाती है, वो भी नॉर्मल नहीं, काफी तेज से, जिस वजह से वो गिरने लगती है। पर निशी गिरती तभी वो शख्स जिससे निशी टकराई थी वो निशी को अपनी बाहों में थाम लेता है। गिरने की डर की वजह से निशी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोली, और जब उसने आंखें खोली तो उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी, जिसके चेहरे को देखते ही निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे इस वक्त उस शख्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगले ही पल निशी उस शख्स से लिपट गई। उस शख्स ने भी निशी को अपनी बाहों में भर लिया। यहाँ निशी किसी और से लिपटी, वहीं वर्चस्व ने जब ये सब देखा तो उसका चेहरा डाक पड़ने लगा। एपिसोड 72 नेत्रा की शातिर चाल, वर्चस्व निशी के बीच दूरी, जिसके चेहरे को देखते ही निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे इस वक्त उस शख्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगले ही पल निशी उस शख्स से लिपट गई। उस शख्स ने भी निशी को अपनी बाहों में भर लिया। यहाँ निशी किसी और से लिपटी, वहीं वर्चस्व ने जब ये सब देखा तो उसका चेहरा डाक पड़ने लगा। अब आगे
निशी किसी अनजान शख्स से टकराती है और जब उसने उस शख्स के चेहरे को देखा तो वो उससे लिपट जाती है। वो उस शख्स को जोरों से हक कर लेती है। निशी ने उस शख्स को हक किया तो उस शख्स ने इस पर कोई हर्ज नहीं किया, बल्कि उसने भी निशी को अपनी बाहों में भर लिया। साथ ही वो शख्स धीमी आवाज में बोला, प्रिंसेस, क्या तुम सच में मेरे सामने हो या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ? निशी जिस अनजान शख्स से टकराई थी वो कोई अनजान नहीं बल्कि दक्ष था। दक्ष जो अपने काम से लंदन आया हुआ था और वो इसी होटल में ठहरा हुआ था। निशी से उसका टकराना एक कोइंसिडेंस था, लेकिन अकेली निशी को इस वक्त दक्ष उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा, इसलिए जैसे उसने दक्ष को देखा वो उससे लिपट गई। यहाँ दक्ष निशी एक दूसरे की बाहों में थे। वहीं जब वर्चस्व की नज़र दक्ष पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव शक्त हो गए और जब उसने निशी को दक्ष को हक करते हुए देखा तो उसके चेहरे के शक्त भाव काले पड़ने लगे और अगले ही पल वर्चस्व दक्ष निशी के पास पहुंच गया। दक्ष निशी के पास पहुंच वर्चस्व एक पल में निशी को दक्ष की बाहों से खींच अपने करीब खींच लेता है। वर्चस्व ने निशी को अपनी तरफ खींचा तो निशी का चेहरा वर्चस्व की चेस्ट से जा लगा। तभी वर्चस्व निशी की कमर में हाथ डाल लेता है। अचानक वर्चस्व निशी पर अपना हक जताने लगा था, जो निशी को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो वर्चस्व से दूर होने लगती है। निशी का दूर जाना वर्चस्व को पसंद नहीं आता और अब उसने निशी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वर्चस्व जैसे निशी को अपने साथ ले जा रहा था उससे साफ पता चल रहा था वो निशी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए उनके पीछे दक्ष भी जाने लगता है। पर दक्ष ने अपने कदम उठाए ही थे, तभी उसके साथ रहे एक आदमी ने कहा, दक्ष कहाँ जा रहे हो? हमें अभी स्टूडियो जाना है, तुम्हारा शूट है, बाकी टीम मेंबर हमारा वेट कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुन दक्ष रुक गया। शायद अभी उसका काम ज्यादा जरूरी था, इसलिए फिर वो वर्चस्व निशी के पीछे न जाकर यहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। पर जाते जाते वो खुद में बुदबुदाता है, प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है? एंड ये वर्चस्व, उसके साथ वो लड़की उसकी जीएफ। मुझे प्रिंसेस से बात करनी होगी, वो ठीक नहीं लग रही थी। वही वर्चस्व निशी को यहाँ से ले जाता है। यहाँ सब जा चुके थे, बस नेत्रा खड़ी थी और अब उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। वो इन्हीं भावों के साथ खुद में बोली, ये निशी मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी मुझे खुश होने ही नहीं देती है। वर्चस्व और मैं साथ में कितने हैप्पी थे, बट इसने उस दक्ष के पास जाकर वर्चस्व को मुझसे दूर कर दिया। और ये दक्ष यहाँ क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह, लीव इट, कोई कुछ भी करे, मुझे बस वर्चस्व से मतलब है। ये बात बोल अब नेत्रा भी चल पड़ी जिस ओर वर्चस्व निशी को लेकर गया था। थोड़ी देर बाद वर्चस्व निशी को होटल के उस रूम में लेकर आता है जिसमें वो दोनों ठहरने वाले थे। मतलब जब तक वो दोनों यहाँ है वो रूम उनका था। रूम में वर्चस्व ने निशी को दीवार से लगा दिया और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। निशी यहाँ से भी हटने लगती है तो वर्चस्व दीवार पर अपने दोनों हाथ टिका देता है और निशी का रास्ता ब्लॉक कर देता है। वर्चस्व निशी को घूर रहा था जिससे साफ पता चल रहा था वो गुस्से में है। कुछ पल वर्चस्व ने निशी को घूरा, फिर दांत भींचते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? जब से हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो। ऑल टाइम फ्लाइट में भी तुमने यही किया एंड नाउ तुम यहाँ भी वही कर रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लास्ट की बात वर्चस्व ने काफी जोर से कही जिससे निशी थोड़ी सहम सी जाती है, लेकिन अगले ही पल वो रूडली बोली, तुम हो मेरी प्रॉब्लम वर्चस्व। निशी ने बस इतना कहा, फिर उसने वर्चस्व के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से पीछे धकेल अपने कदम रूम से बाहर जाने की ओर बढ़ा देती है। पर तभी वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके उसी हाथ को मरोड़कर उसके बेक पर लगा दिया। फिर निशी के करीब आ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वर्चस्व ने काफी जोर से निशी का हाथ मरोड़ा हुआ था जिससे निशी को दर्द होता है, इसलिए वो वर्चस्व से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, वर्चस्व लीव मी, मुझे जाने दो, मुझे दक्ष के पास जाना है। अचानक निशी के मुंह से दक्ष का नाम सुन वर्चस्व, जो निशी को पहले ही गुस्से से देख रहा था, उसके चेहरे के भाव डरावने हो गए। उसे अब निशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि उसने निशी को घसीटते हुए ले जाकर बेड पर पटक दिया और गुस्से से कहा, अब तुम इसी रूम में बंद रहोगी, किसी के पास नहीं जाओगी, किसी से नहीं मिलोगी और उस दक्ष से तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर तुमने मेरी बातों को काटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशी ने एक जिद भरी आवाज में कहा, मैं मिलूंगी। निशी की ये बात सुन वर्चस्व ने निशी का जबड़ा पकड़ लिया और एक डरावनी आवाज में बोला, अंजाम अच्छा नहीं होगा। वर्चस्व निशी दोनों के बीच अचानक से सब कुछ बिगड़ चुका था। दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई हो जाती है जिसमें जीत शायद वर्चस्व की होती है। तभी तो निशी रोने लगती है, लेकिन वर्चस्व पर उसके रोने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस निशी को गुस्से से देखे जा रहा था। फिर निशी को रूम में बंद कर यहाँ से चला जाता है। रात का समय, निशी बेड पर बैठी हुई थी।
उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे और इन्हीं गुस्से भरे भावों से वो सामने बैठे वर्चस्व नेत्रा को देख रही थी। वर्चस्व अपना काम कर रहा था, उसी के पास नेत्रा भी बैठी हुई थी और दोनों की नजरें टेबल पर रखी कुछ फाइलों पर टिकी हुई थी। वो दोनों ही उन फाइलों में कुछ कर रहे थे। कुछ देर बाद नेत्रा ने एक फाइल बंद की और वर्चस्व के पास से उठते हुए थोड़ी खुशी से बोली, वर्चस्व ऑल डन, आई एम श्योर कल की डील हमें ही मिलेगी। वर्चस्व भी अपनी जगह से उठा और उसने नेत्रा की बात पर बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। जो देख नेत्रा मुस्कुरा दी, फिर यहाँ से जाने लगी, पर जैसे ही नेत्रा ने चलने के लिए अपना कदम उठाया वो अचानक ही गिरने लगी और चिल्लाई, अह वर्चस्व। नेत्रा गिरने लगी तो वहीं पर खड़े वर्चस्व ने उसे संभाला। वर्चस्व ने नेत्रा को संभाला तो नेत्रा वर्चस्व के गले ही पड़ गई, वो वर्चस्व के सीने से लग गई। यहाँ वर्चस्व और नेत्रा के बीच जो भी हो रहा था, बेड पर बैठी निशी सब देख रही थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। निशी जैसे बिहेव कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था वो वर्चस्व को नेत्रा के साथ नहीं देख सकती, इसलिए तो अब उसने वर्चस्व नेत्रा से अपनी नजरें फेर लीं। वही नेत्रा जो वर्चस्व के सीने से लगी थी वो वर्चस्व से अलग हुई और थोड़ी अटकती हुई आवाज में बोली, वो मैं डर गई थी वर्चस्व, थैंक यू, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। आगे नेत्रा ने प्यारी सी आवाज में कहा, अब मैं चलती हूँ, बाय, गुड नाइट। ये बात बोल नेत्रा यहाँ से जाने लगी, पर जाते जाते वो निशी की तरफ देखती है जिसका अब चेहरा मुरझाया हुआ था। निशी को यूं देख नेत्रा स्मिक कर देती है और अपने मन में बोली, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड प्लान। नेत्रा ने जैसे ही ये बात अपने मन में कही वो रुक गई और वर्चस्व से बोली, वर्चस्व, क्या तुम मेरे रूम में आ सकते हो? नेत्रा की ये बात सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई। जो देख नेत्रा आगे बोली, वो कल की मीटिंग से रिलेटेड जो फाइल मैंने रेडी की है वो प्लीज तुम चेक कर लो, अगर कोई गलती हुई तो तुम सब सॉल्व कर देना, वरना हमें कल प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात बोल नेत्रा मासूम सा चेहरा बना ली। वही वर्चस्व पहले तो उसने नेत्रा की बात पर कुछ नहीं कहा, फिर कुछ सोच वो हाँ में सिर हिला देता है। जो नेत्रा ने देखा तो उसके चेहरे पर खुशी भरे भाव आ गए। फिर वो यहाँ से चली गई और उसके साथ ही वर्चस्व भी चला गया। उसने एक बार भी निशी की तरफ नहीं देखा जो कि अब उसकी तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखें हल्की नम थी। वर्चस्व नेत्रा के साथ चला गया। रूम में निशी अकेली रह गई और वो सारी रात अकेली ही रह जाती है क्योंकि वर्चस्व आता ही नहीं है। अकेलेपन में निशी कभी गुस्सा करती तो कभी रोने लगती, ऐसे ही उसकी रात गुजर जाती है। अगले दिन कल की लड़ाई के बाद वर्चस्व निशी के बीच कोई खास बात नहीं हो रही थी, मतलब बिल्कुल ही बात नहीं हो रही थी। तभी तो वर्चस्व रात के बाद अभी रूम में आया तो न उसने कुछ निशी से कहा न निशी ने वर्चस्व से कुछ कहा। निशी चुपचाप अपना काम कर रही थी और वर्चस्व वो अपनी मीटिंग के लिए रेडी होने लगता है। जब वर्चस्व मीटिंग के लिए रेडी हो जाता है वो अपनी कुछ फाइलें अरेंज करने लगता है। तभी रूम के डोर पर नोक नोक की आवाज आई, जो सुन वर्चस्व के काम करते हुए हाथ रुक गए और वो डोर खोलने गया। वर्चस्व ने डोर खोला तो सामने खड़े शख्स को देख उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने रूडली कहा, तुम। एपिसोड 73 वर्चस्व गेट फोर्सफुली इंटीमेट विद निशी। निशी चुपचाप अपना काम कर रही थी और वर्चस्व वो अपनी मीटिंग के लिए रेडी होने लगता है। जब वर्चस्व मीटिंग के लिए रेडी हो जाता है वो अपनी कुछ फाइलें अरेंज करने लगता है। तभी रूम के डोर पर नोक नोक की आवाज आई, जो सुन वर्चस्व के काम करते हुए हाथ रुक गए और वो डोर खोलने गया। वर्चस्व ने डोर खोला तो सामने खड़े शख्स को देख उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने रूडली कहा, तुम। अब आगे डोर पर दक्ष खड़ा था, जिसे देख वर्चस्व कभी खुश नहीं हुआ तो आज कैसे खुश हो जाता, और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। साथ ही उसने रूडली कहा, तुम। वर्चस्व का रूड टोन सुन दक्ष ने भी उसी की तरह जवाब दिया, यस मैं। दो शब्दों में ही वर्चस्व और दक्ष के बीच ऐसा माहौल हो जाता है जैसे दोनों बस एक दूसरे को मारने के मूड में हैं। वही दक्ष की आवाज जब रूम में रही निशी के कानों में पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की चमक आ गई और वो अपने कदम बड़ी तेजी से डोर की तरफ बढ़ा देती है। पर जैसे ही निशी दक्ष के पास पहुंची उसके और दक्ष के बीच वर्चस्व खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से निशी दक्ष से मिलना तो दूर उसको ढंग से देख तक नहीं पाती है। वर्चस्व की इस हरकत से दक्ष वर्चस्व को खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। साथ ही बोला, वर्चस्व तुम गलत कर रहे हो। वर्चस्व भी दक्ष को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रहा था और वो दांत मिसमिसाते हुए बोला, डोंट मेस विथ मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू। वर्चस्व और दक्ष के बीच आंखों और बातों से वार चालू हो जाता है। तभी यहाँ दो आदमी आते हैं जो काफी रिच लग रहे थे। उनमें से एक आदमी वर्चस्व और दक्ष से बोला,
हेलो मिस्टर नगेनी एंड मिस्टर ओबरॉय, होप डिडंट आई डिस्टर्ब यू बोथ। उस आदमी के बोलने से वर्चस्व और दक्ष दोनों ने उसकी ओर देखा और उसको देखते ही दोनों जो अभी वार करने के मूड में थे अचानक ही थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। वो आदमी इस होटल का ओनर मिस्टर कैनन था, जो कि एक जाना माना आदमी था। तभी तो उसे देख दक्ष और वर्चस्व थोड़े नॉर्मल हो गए, क्योंकि बड़े लोग हैं दिखावा अच्छा कर लेते हैं। मिस्टर कैनन और वर्चस्व दक्ष सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मिस्टर कैनन की बात पर दक्ष ने पोलाइटली कहा, नो मिस्टर कैनन। दक्ष की ये बात सुन मिस्टर कैनन थोड़ा मुस्कुरा देता है, फिर वो दक्ष और वर्चस्व को एक कार्ड देते हुए बोला, टुडे इज द 25th एनिवर्सरी ऑफ आवर होटल, इन सेलिब्रेशन ऑफ विच आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी इन द इवनिंग, यू बोथ मस्ट कम। वर्चस्व और दक्ष दोनों ने कार्ड लिया और मिस्टर कैनन की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद मिस्टर कैनन यहाँ से जाने लगा, पर वो रुका और उसने दक्ष से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। मिस्टर कैनन की ये बात सुन दक्ष एक नज़र वहीं पर खड़े वर्चस्व की तरफ देखता है, फिर उसने कुछ सोच कहा, या शो। मिस्टर कैनन और दक्ष थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगते हैं। यहाँ दक्ष साइड हुआ, वही वर्चस्व के पास नेत्रा और मयंक आ जाते हैं, जो कि वर्चस्व के साथ मीटिंग में जाने वाले थे। नेत्रा ने स्वीट सी वॉइस में वर्चस्व से कहा, वर्चस्व चले। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है, फिर वो रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाते हुए वर्चस्व वहीं पर खड़ी निशी को भी अपने साथ ले जाता है। वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे निशी झटक देती है और गुस्से से वर्चस्व को देखती है, जिसका वर्चस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बस निशी को रूम में लाने से मतलब था। फिर वर्चस्व ने अपनी फाइल उठाए और निशी को रूम में बंद करके यहाँ से चला जाता है। वही दक्ष जो मिस्टर कैनन से बात कर रहा था, वो मिस्टर कैनन से बात कर वापस वर्चस्व के रूम के पास आता है, पर डोर बंद देख वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। दोपहर का समय। वर्चस्व अपनी मीटिंग अटेंड कर होटल वापस आता है। उसके साथ अभी भी नेत्रा और मयंक दोनों थे। नेत्रा ने खुश होते हुए वर्चस्व से कहा, हमें ये डील मिल गई वर्चस्व, सेलिब्रेशन तो बनता है। अरे सेलिब्रेशन से याद आया, आज शाम तो इस होटल में पार्टी है, वो भी बहुत बड़ी, क्यों न हम अपना सेलिब्रेशन इसी पार्टी में करें। उद्धरण चिन्ह। नेत्रा की इन बातों पर वर्चस्व ने कहा, आई एम नॉट अटेंडिंग द पार्टी नेत्रा, आई हैव सम वर्क। वर्चस्व की ये बात सुन खुश नेत्रा का हल्का मुंह बन जाता है, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा कर बोली, ओके। थोड़ी देर बाद वर्चस्व अपने रूम में आता है। उसे शायद कहीं और भी जाना था, इसलिए तो रूम में आते ही वो चेंज करने लगता है। वर्चस्व ने पहले बिजनेस सूट पहना हुआ था और अब वो कैजुअल से कपड़े पहनता है। चेंज करने के तुरंत बाद ही वो रूम से जाने लगता है, पर तभी उसकी नज़र निशी पर पड़ी, जो कि बेड पर लेटे सो रही थी। वर्चस्व ने निशी को बस एक ही नज़र देखा, फिर वो पहले की तरह ही निशी को रूम में बंद करके जहां उसे जाना था चला जाता है। रात 10 बजे का समय। वर्चस्व जहां भी गया हुआ था वो अब होटल वापस आ चुका था। वो अपने रूम में था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वर्चस्व की ऐसी हालत इसलिए थी क्योंकि जिस निशी को उसने कल से रूम में बंद किया हुआ था, वो अब रूम में नहीं थी। वर्चस्व ने निशी को पूरे रूम में देखा, उसे वो कहीं नहीं मिली। निशी को रूम में न पाकर वर्चस्व रूम के बाहर गया। रूम के बाहर पहुंच वर्चस्व इधर उधर देखने लगता है। अब उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। वर्चस्व निशी को ढूंढ रहा था, तभी वहां नेत्रा आई। वर्चस्व को गुस्से में देख नेत्रा के चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं, फिर वो अपने चेहरे पर भोले भाव लाते हुए वर्चस्व से बोली, वर्चस्व क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व जो निशी को ढूंढ रहा था उसने एक खींची हुई आवाज में कहा, निशी। वर्चस्व ने बस निशी का नाम लिया, बाकी उसने नेत्रा से कुछ नहीं कहा। लेकिन वर्चस्व के मुंह से निशी का नाम सुन एक बार फिर नेत्रा के चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं, पर वो फिर से अपने चेहरे पर भोले भाव लाते हुए बोली, निशी। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ वर्चस्व निशी को। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम निशी को ढूंढ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। पर तुम निशी को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो तो नीचे पार्टी में है, दक्ष के साथ। लास्ट की बात नेत्रा ने काफी जोर देकर कही, जैसे वो चाहती हो वर्चस्व उसकी बात पर गौर करे, और हुआ भी ऐसा ही। वर्चस्व ने नेत्रा की और बात पर ध्यान दिया हो या न दिया हो, लेकिन जैसे ही उसने नेत्रा की आखिरी बात सुनी, वर्चस्व जो निशी को ढूंढने में इधर उधर देख रहा था वो अब नेत्रा की तरफ देखने लगता है, और अब उसके चेहरे के ऐसे भाव थे जैसे उसे नेत्रा की बात पर विश्वास न हो। जब नेत्रा ने वर्चस्व के ये भाव देखे तो वो फिर से अपनी वही भोली बनने का नाटक करते हुए बोली,
तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद नीचे जाकर देख सकते हो। नेत्रा की ये बात सुन भी वर्चस्व के चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे, मानो उसे अभी भी नेत्रा की बात पर यकीन न हो, पर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव डार्क होने लगे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। नेत्रा वर्चस्व को जाते हुए देखती है, उसके चेहरे पर फिर से शातिर भाव आ जाते हैं और वो खुद में बुदबुदाती है, ग्रेट वर्क नेत्रा, तूने उस निशी पर नजर रख, कोई गलती नहीं कि वो भाग कर गई एंड भागी भी कहा उस दक्ष के साथ पार्टी में, अब मजा आएगा। इसके बाद नेत्रा भी वर्चस्व के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ वर्चस्व नीचे पहुंचा जहां पार्टी चल रही थी, और यहां पहुंच वर्चस्व एकदम गुस्से से तमतमा उठा था, क्योंकि जो नेत्रा ने कहा था वो सच था। निशी यही थी, वो भी दक्ष के साथ, और अभी वो दोनों अपने में ही खोए हुए पार्टी का खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना खाते हुए ही थोड़ा सा खाना निशी के होंठों के नीचे लग जाता है, जो कि दक्ष ने देखा तो वो अपने हाथ से साफ करने लगता है। तभी निशी को शरारत सूझी और उसने दक्ष की एक उंगली को हल्के से बाइट कर लिया। ये हरकत शायद कोई और लड़की करती तो दक्ष उस लड़की पर न जाने कितना गुस्सा करता, पर एक निशी ही थी जो कुछ भी करती दक्ष कभी उस पर गुस्सा नहीं करता था। निशी कुछ भी करे उसे अच्छा ही लगता है। जैसे अभी निशी ने उसकी उंगली पर बाइट किया तो दक्ष हल्के से हंस देता है। दक्ष के हंसने से निशी भी हंस देती है। दक्ष निशी के बीच जो भी हो रहा था वर्चस्व सब देख रहा था, जो कि सामने ही गुस्से से भरा खड़ा था। अब नेत्रा भी यहाँ पहुंच चुकी थी। दक्ष निशी के बीच प्यार और वर्चस्व का उनको देखकर गुस्से से लाल होना, ये जो कुछ हो रहा था वो सब देख नेत्रा के चेहरे पर बस खुशी ही खुशी थी। यहाँ भी नेत्रा वर्चस्व के पास पहुंच गई, और जैसे ही वो वर्चस्व के पास गई उसने अपने भोलेपन की एक्टिंग शुरू कर दी। वर्चस्व मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट जो मैं देख रही हूँ उससे मुझे एक ही बात याद आ रही है, शी इज स्टिल द सेम। 2 साल पहले भी निशी को दूसरे मर्दों में ही खुशी मिलती थी और आज भी वो वही कर रही है। नेत्रा की ये बात जैसे ही वर्चस्व के कानों में पड़ी, वर्चस्व ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, मानो उनमें खून उतर आया हो। और अब वर्चस्व अपने कदम दक्ष निशी की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ भी नेत्रा वर्चस्व के पीछे जाती है। जब वर्चस्व दक्ष निशी के पास पहुंच जाता है, वो हमेशा की तरह निशी का हाथ पकड़ने लगता है, उस पर अपना हाथ जमाने की सोचता है, पर वर्चस्व निशी को छूता तभी दक्ष वर्चस्व के सामने आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं दक्ष निशी और वर्चस्व के बीच था। दक्ष का ऐसा करना वर्चस्व के आग बने गुस्से को ज्वाला की तरह भड़काने के लिए काफी था, और उसने डरावनी आवाज में दक्ष से कहा, तुम मेरे और मेरी वाइफ के बीच मत आओ, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बात बोलते ही वर्चस्व दक्ष को जोर का धक्का दे देता है, जिससे दक्ष गिरता तो नहीं है, लेकिन वो वर्चस्व निशी के बीच से जरूर हट जाता है। और जैसे ही दक्ष हटा, वर्चस्व निशी पर अपना कब्जा कर लेता है, मतलब वो निशी के बाजू को कसकर पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वर्चस्व निशी को ले जा रहा था तो दक्ष भी उनके पीछे जाता है, पर उसका रास्ता नेत्रा रोक लेती है और एक तंज भरी आवाज में बोली, दक्ष, यही नाम है न तुम्हारा? तुमने सुना नहीं क्या वर्चस्व ने क्या कहा? मेरे और मेरी वाइफ से दूर रहो। फिर तुम क्यों एक मैरिड कपल के बीच पड़ रहे हो? उनका मैटर है, उन्हें सॉल्व करने दो। नेत्रा तो दक्ष से एक सत्यसावित्री लड़की वाली बात कर रही थी, जिससे दक्ष को चिढ़ मचती है, क्योंकि दक्ष को अच्छे से पता था नेत्रा कैसी है। दक्ष ने नेत्रा को इग्नोर करना ही ठीक समझा, पर नेत्रा उसका रास्ता रोक कर ही रखती है और उसे यहाँ से जाने नहीं देती है। दूसरी ओर वर्चस्व निशी को खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है। वर्चस्व निशी को गुस्सा दिखा रहा था तो निशी भी वर्चस्व पर गुस्सा दिखा रही थी, पर निशी का गुस्सा करना वर्चस्व के गुस्से को और बढ़ा देता है, इतना कि वर्चस्व निशी का गला पकड़ लेता है और बेहद गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम न सिर्फ इस रूम से भागी, बल्कि तुम उस दक्ष से मिली। तुम्हें वो दक्ष बहुत अच्छा लगता है न, इसलिए तुम उसके पास जाती हो न। वर्चस्व ने काफी जोर से निशी का गला पकड़ा हुआ था, जिससे उसका बोलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो वर्चस्व को जवाब देती है, हाँ, लगता है वो मुझे अच्छा, क्योंकि वो है अच्छा, तुम्हारी तरह नहीं है वो। निशी ने वर्चस्व को दक्ष से कंपेयर किया, जिस पर वर्चस्व दांत भींचते हुए बोला, वो मेरी तरह बन भी नहीं सकता। एंड नाउ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसा हूँ, जो कि शायद तुम भूल चुकी हो, बट कोई ना, आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। ये बात बोल वर्चस्व निशी को अपने कंधे पर उठा लेता है, फिर ले जाकर उसे बेड पर पटक देता है और अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। जो निशी ने देखा तो अब उसके चेहरे पर डर भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि उसे वर्चस्व की इंटेंशन सही नहीं लगती, ऊपर से वो बेहद गुस्से में था। निशी बोली, वर्चस्व मेरे पास मत आना। वर्चस्व निशी के करीब आते हुए एक सनक भरी आवाज में बोला, आऊंगा और उस हद तक आऊंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। वर्चस्व की ये बात सुन निशी और डर जाती है, वो बेड से उठ भागने लगती है,
पर तभी वर्चस्व उसके ऊपर आ जाता है और वो निशी को खुद में दबोच लेता है। साथ ही वो अपने होंठ निशी के होंठों पर रख देता है। वर्चस्व एक झटके में ही निशी के होंठों को पैशनेटली चूमने लगता है और बुरी तरह काटने और सक भी करता जाता है। निशी उससे छूटने की बस कोशिश करती रह जाती है। निशी के होंठों का बुरा हाल करने बाद वर्चस्व निशी के नेक पर पहुंच जाता है। वो वहां बाइट सक करने लगता है और निशी को दर्द के साथ गहरे निशान देता जाता है। दर्द में रही निशी अभी भी वर्चस्व को रुकने को कहती है। आहा, वर्चस्व प्लीज रुक जाओ, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। निशी ने वर्चस्व को रोकने को कहा तो वर्चस्व उस पर और हावी हो जाता है और वो इतना हावी हो जाता है कि सारी हदें पार कर देता है और निशी के आंखों से आंसू निकल पकड़ते हुए दर्द में उसकी सिसकारियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। वर्चस्व काफी वाइल्डली निशी को बाइट करने लगता है जिसका दर्द इतना ज्यादा था कि निशी रोने पर मजबूर हो जाती है। ऊपर से वर्चस्व अपना पूरा भार निशी पर डाल देता है जिससे निशी का पूरा बदन टूटने लगता है। वर्चस्व निशी को दर्द के सिवा कुछ नहीं दे रहा था। बढ़ते समय के साथ वर्चस्व निशी के साथ और वाइल्ड और बेहरमी से पेश आने लगता है। वो निशी के ऊपरी बॉडी के इनरवियर सहित सारे कपड़े फाड़ देता है और निशी के ब्रेस्ट को अपने हाथों में भर मसलने लगता है। साथ ही वो उसके दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है और वहां जोर से बाइट सक करने लगता है। आज वर्चस्व हद से ज्यादा बढ़ चुका था। निशी की आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं। वर्चस्व ने निशी के ब्रेस्ट पर तब तक अपनी बेरहमी दिखाई जब तक निशी बिलख कर रोने नहीं लगी। फिर वो निशी के पेट पर पहुंच गया। उसने वहां भी हर जगह काफी जोर से बाइट और सक किया। इसके बाद वर्चस्व और आगे बढ़ने लगा और निशी के नीचे के कपड़े फाड़ने लगा। निशी में अब हिम्मत भी नहीं थी कि वो वर्चस्व को रोक सके। वो तो बेजान सी हो चुकी थी। बस उसके आंखों आंसू से बह रहे थे और मुंह से उस दर्द की चीख जो वर्चस्व से दे रहा था। अब तो वर्चस्व को निशी भी नहीं रोक रही है तो वर्चस्व अपनी दरिंदगी दिखाता रहता है। वो निशी के नीचे के कपड़े भी पूरे फाड़ देता है। निशी बिना कपड़ों के वर्चस्व के सामने रह जाती है। जब इस बात का एहसास निशी को हुआ था तो वो अपनी आंसू से भरी आंखें बंद कर लेती है। वही वर्चस्व अब निशी पर टूट पड़ता है। वो उसके पैरों, थाई हर जगह किस बाइट सक करता है। वो निशी के बदन का एक हिस्सा नहीं छोड़ता जहां उसने निशी को छुआ न हो, उसे दर्द न दिया हो। इतना निशी को तड़पाने के बाद भी वर्चस्व रुका नहीं। उसने फिर अपने कपड़े निकाल दिए और निशी के ऊपर गया। वो निशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया और दांत भींचते हुए बोला, अब तुम्हें पता चलेगा मुझमें और उस दक्ष में क्या फर्क है। ये बात बोलते ही वर्चस्व बिना किसी वारंट के निशी की बॉडी में एक झटके के साथ एंटर कर जाता है। वर्चस्व के ऐसा करते ही दर्द से सिसकती हुई निशी जोरों से चिल्ला उठती है। अह, उद्धरण चिन्ह, और उसकी बंद आंखें झट से खुल जाती हैं। उन आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं जो उसके दर्द को साफ बयां कर रहे थे। पहले से नफरत की आग में जल रही निशी फिर आज जो वर्चस्व ने किया, क्या वो उसे कभी माफ कर पाएगी। एपिसोड 74 निशी का वर्चस्व को छोड़कर जाना। ये बात बोलते ही वर्चस्व बिना किसी वार्निंग के निशी की बॉडी में एक झटके के साथ एंटर कर जाता है। वर्चस्व के ऐसा करते ही दर्द से सिसकती हुई निशी जोरों से चिल्ला उठती है। आहे, और उसकी बंद आंखें झट से खुल जाती हैं। उन आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं जो उसके दर्द को साफ बयां कर रहे थे। अब आगे वर्चस्व बड़ी बेरहमी से निशी के अंदर एंटर कर जाता है। वर्चस्व के ऐसा करते ही निशी को जोरों का दर्द होता है और वो चिल्ला उठती है। आहे, ये दर्द निशी से नहीं सहा जाता है, इसलिए वो बेड सीट को जोरों से अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और रोते हुए वर्चस्व से बोली, वर्चस्व प्लीज स्टॉप, डोंट डू दिस। निशी को इतना दर्द में देख भी वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निशी को एडजस्ट होने तक भी टाइम नहीं देता है और उसके साथ तेजी से इंटीमेट होने लगता है। एक बार फिर निशी दर्द से चिल्लाती है, आहे, नो। वर्चस्व का हर मूव निशी को एक तेज दर्द का एहसास दे रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। वो पूरी पसीना पसीना हो जाती है। ये निशी का फर्स्ट टाइम था, इसलिए निशी ब्लीडिंग भी करने लगती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वर्चस्व नहीं रुकता है। वो बिना रुके निशी के साथ इंटीमेट होता रहता है। साथ ही उसके हाथ निशी के ब्रेस्ट को तेजी से प्रेस कर रहे थे। इस दुगने हद से ज्यादा दर्द के चलते निशी की सारी हिम्मत टूट जाती है। वो बेहोश हो जाती है, लेकिन वर्चस्व तब भी निशी के साथ इंटीमेट होता रहता है। वो तब रुका जब उसने अपना सारा गुस्सा निशी के ऊपर निकाल दिया। देर रात वर्चस्व रुका और वो यूं ही बेहोश निशी के ऊपर सो जाता है। सुबह के 6 बजे वर्चस्व की नींद खुली। आंख खोलते ही उसकी नज़र निशी पर पड़ी जो कि उसकी नीचे अभी भी बेहोश पड़ी थी। वर्चस्व निशी के ऊपर से उठा और उसके बाजू में लेट जाता है। फिर वो निशी को देखने लगता है।
निशी का चेहरा बुरी तरह मुरझाया हुआ था। वो बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर तब भी वो दर्द छलक रहा था जो रात में वर्चस्व ने उसे दिया था। उसके बिखरे बाल, गाल पर बाइट के निशान, होठों पर लगा सूखा बल। ऐसे ही वर्चस्व निशी के पूरे बदन को देखता है। निशी का पूरा बदन लाल पड़ा हुआ था, हर जगह बाइट के निशान थे, वर्चस्व के दांतों के निशान थे, और सब काफी गहरे थे, मानो उसे किसी जानवर ने नोचा हो। निशी की हालत साफ बयां कर रही थी कि ये सब उसे कितना दर्द दिया हुआ होगा, और ये वर्चस्व भी देख रहा था, शायद समझ भी रहा था। तभी तो अब उसने निशी को अपनी बाहों में भर लिया, उसे खुद में छुपा लिया। हालांकि ये करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिससे समझ पाना मुश्किल था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है या क्या नहीं। निशी को अपनी बाहों में भर वर्चस्व अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक बार फिर सो जाता है। सुबह 10 बजे एक बार फिर वर्चस्व की नींद खुली। आंख खोलते ही फिर से उसकी नज़र निशी पर पड़ी, जो कि अभी भी पहले वाली हालत में थी। वर्चस्व ने कुछ पल निशी के चेहरे को देखा, फिर उसने निशी के चेहरे से उसके बिखरे बालों को हटाया और उसके माथे को हल्के से चूम लिया। इसके बाद वर्चस्व ने निशी को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया और खुद बेड से उठ वॉशरूम की ओर चला गया। करीब 1 घंटे बाद बेहोश निशी अब जाकर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करने लगती है, मतलब वो होश में आने लगती है। निशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो उठकर बैठने लगी तो उसके पूरे बदन और खासतौर पर निचली बॉडी में जोरों का दर्द हुआ, जिससे महसूस कर निशी की आंखों के सामने कल रात का सब कुछ घूम चलता है जो भी वर्चस्व ने उसके साथ किया। सब कुछ याद कर निशी की सूखी आंखों से आंसू बह चलते हैं। निशी के मन के अंदर बहुत उधम खेड़ मची हुई थी। वर्चस्व के साथ रहते रहते वो धीरे धीरे उसे फिर से थोड़ा पसंद करने लगी थी, जिसके चलते उसने नहीं सोचा था वर्चस्व ये सब उसके साथ करेगा, वो भी इतनी बुरी तरीके से। कुछ पल निशी यूं ही बैठी रही, फिर उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे। उसने बेड सीट को खुद के ऊपर लपेट लिया और बेड से उठने लगी। पर जैसे ही निशी ने बेड के नीचे अपना पहला कदम रखा, उसे अपनी निचली बॉडी में एक तेज दर्द हुआ, जिस दर्द के चलते उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, आहम। साथ ही वो खुद को संभाल नहीं पाती और वो वहीं बेड के पास नीचे फर्श पर गिर जाती है। यहाँ निशी गिरी वहीं तभी वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आता है। जिसने निशी को गिरे हुए देखा तो वो निशी के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ उसे उठाने लगता है। पर वर्चस्व ने जैसे ही निशी का हाथ पकड़ा, निशी काफी जोर से उसका हाथ झटक देती है और एक नफरत भरी आवाज में बोली, दूर रहो तुम मुझसे। निशी ने वर्चस्व को अपनी नफरत दिखाई, लेकिन वर्चस्व ने उसकी कुछ नहीं सुनी। उसने बेड सीट सहित निशी को जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा दिया। वॉशरूम में पहुंच वर्चस्व निशी को शावर के नीचे खड़ा कर देता है, पर निशी, जिसकी निचली बॉडी में बेहद दर्द था, वर्चस्व के उसे खड़े करते ही वो गिरने लगी, और गिरने की डर की वजह से वो वर्चस्व की बाजुओं को कसकर पकड़ लेती है। वहीं वर्चस्व ने भी देखा कि निशी गिर रही थी, तो उसने निशी की कमर में अपना हाथ डाल उसे संभाल लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखने लगती है, जिसमें फिलहाल तो कोई भाव नहीं थे। वहीं वर्चस्व अब निशी के बदन से उस ब्लैंकेट को हटाने लगता है जिससे निशी ने खुद को छुपा रखा था। जब निशी को महसूस हुआ वर्चस्व क्या कर रहा है, तो वो फिर से वर्चस्व की तरफ नफरत से देखती है और उससे पीछे हटने लगती है। पर वही वो दर्द में फिर से गिरने लगती है और खुद को संभालने के लिए वो फिर से वर्चस्व की बाजुओं को पकड़ लेती है। निशी समझ चुकी थी वो नहीं चल पा रही है, तो वो अब वर्चस्व को पकड़े हुए चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वर्चस्व निशी के बदन से उस ब्लैंकेट को हटा देता है। निशी अब बिना कपड़ों के वर्चस्व के सामने खड़ी थी। शायद उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वो अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है और अपने हाथ से खुद को छुपाने की कोशिश करती है। पर वर्चस्व निशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद से चिपका लेता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी का पूरा बदन वर्चस्व में ही छुप जाता है। फिर वर्चस्व शावर ऑन कर देता है। शावर के पानी में वर्चस्व निशी दोनों भीगने लगते हैं, पर निशी, जिसके बदन में हर जगह बाइट के निशान थे, अचानक शावर का पानी उसके उन निशानों पर पड़ा तो उसको हल्का जलन का एहसास होता है, जिसके चलते वो सेहर से उठती है और वो वर्चस्व को हक कर लेती है। निशी ने वर्चस्व को हक किया तो वर्चस्व ने भी निशी को अपनी बाहों में भर लिया। फिर वो निशी को अपने हाथों से नहलाने लगता है। वर्चस्व ने अपने अंगूठे को हल्के से निशी के होंठों पर रब करते हुए निशी के होंठों पर लगे सूखे ब्लड को साफ किया। फिर वो ऐसे ही हल्के हाथों से निशी के पूरे बदन को साफ करता है। चल न पाने की मजबूरी थी या कुछ और था पता नहीं, जो निशी खामोश थी और वर्चस्व जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। जब वर्चस्व ने निशी को नहला दिया तो उसने शावर बंद किया और एक टॉवल में निशी को लपेट उसे अपनी बाहों में उठा बाहर रूम में चला गया। रूम में पहुंच वर्चस्व निशी को बेड के पास ले गया। वो निशी को बेड पर बैठाने लगा, पर तभी उसकी नज़र बेड पर लगे ब्लड स्टेन पर पड़ी।
जो वर्चस्व ने देखा वो निशी ने भी देखा, पर दोनों में से किसी ने कुछ कहा नहीं। वर्चस्व उस बेडशीट को हटा देता है, फिर निशी को बेड पर बैठा देता है। निशी को बेड पर बैठा वर्चस्व वार्डरोब से निशी के कपड़े लाता है। वो अपने हाथों से ही निशी को कपड़े पहनाता है। निशी को कपड़े पहना वर्चस्व वापस वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वो अभी भी गीला था तो वो चेंज करने गया था। जब वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आता है तभी होटल का स्टाफ ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। वर्चस्व ब्रेकफास्ट भी निशी को अपने हाथों से खिलाता है। रात के वर्चस्व और इस वक्त के वर्चस्व में बहुत फर्क था। वहीं निशी खामोश थी, पर अब वो वर्चस्व को कोई नफरत नहीं दिखा रही थी। आज पूरा दिन वर्चस्व निशी साथ रहते हैं, क्योंकि वर्चस्व निशी को अकेला छोड़ता ही नहीं है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम में भी वर्चस्व निशी के साथ था, लेकिन उसे कुछ काम आ जाता है तो उसे निशी को छोड़कर जाना पड़ता है। और जैसे ही वर्चस्व गया, पूरा दिन से खामोश निशी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वर्चस्व को कुछ 15 मिनट गए हो गए थे, तभी निशी रूम से बाहर निकल गई। वर्चस्व ने अब निशी को रूम में बंद नहीं किया हुआ था। रूम के बाहर पहुंच निशी इधर उधर देखती है, वहां कोई नहीं था। किसी को न देख निशी के चेहरे पर थोड़ी राहत भरे भाव आ जाते हैं। फिर वो रूम की तरफ देखती है। रूम को देख निशी के चेहरे पर अचानक ही नफरत भरे भाव आ जाते हैं और इन्हीं भावों के साथ वो खुद में ही बोली, यू कैन नेवर चेंज वर्चस्व, और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये बात बोलते हुए निशी के नफरत से भरे चेहरे पर हल्के दर्द भरे भाव आ जाते हैं। फिर वो यहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसके कदम काफी तेज थे, मानो वो यहाँ से भाग रही हो। एपिसोड 75 अगेन फोर्सफुली इंटिमेसी, थप्पड़ और हाथ तोड़ना। यू कैन नेवर चेंज वर्चस्व, और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये बात बोलते हुए निशी के नफरत से भरे चेहरे पर हल्के दर्द भरे भाव आ जाते हैं। फिर वो यहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसके कदम काफी तेज थे, मानो वो यहाँ से भाग रही हो। अब आगे। रात का समय। वर्चस्व के होटल रूम के सामने नेत्रा और दक्ष खड़े हुए थे और दोनों की नजरें वर्चस्व के रूम के डोर पर टिकी हुई थी, जो कि अवलोक था। नेत्रा के चेहरे पर थोड़े गुस्से भरे भाव थे और वहीं दक्ष के चेहरे पर थोड़ी परेशानी तो थोड़े सवाल भरे भाव थे। नेत्रा ने चिड़ी हुई आवाज में अपने मन में कहा, आखिर वर्चस्व निशी गए कहा। मुझे तो लगा था कल वर्चस्व जितने गुस्से में था उससे अच्छा तमाशा होगा, वो निशी को अपनी लाइफ से निकाल देगा या फिर निशी ही चली जाएगी। बट यहाँ तो वर्चस्व और निशी दोनों गायब हैं, और ये मयंक भी गायब है। ये सब गए कहा। उद्धरण चिन्ह। वही दक्ष ने भी थोड़ी परेशानी भाव से अपने मन कहा, कल रात से मैं प्रिंसेस से मिल नहीं पाया, एंड अब वो और वर्चस्व यहाँ से चेकआउट कर गए। क्या वो लोग यहाँ से चले गए या फिर कुछ और है? कैसे पता करूं प्रिंसेस और वो वर्चस्व नुगामी कहाँ गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। दक्ष और नेत्रा दोनों के मन में वर्चस्व निशी चल रहे थे, क्योंकि वर्चस्व अचानक ही होटल से चेकआउट करके जा चुका था, जिसकी खबर दक्ष नेत्रा को होटल के मैनेजर से हुई। तभी तो दोनों को कुछ नहीं पता था हुआ क्या और क्या हो रहा है, और दोनों के ही मन में अपने अपने रीजन की वजह से सवाल उठे हुए थे। थोड़ी देर दक्ष और नेत्रा यहीं खड़े रहते हैं, फिर दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। पर दोनों जैसे ही चले एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नेत्रा ने ऊंची हील पहनी हुई थी, टकराने की वजह से उसकी हील डगमगा जाती है और वो गिरने लगती है। गिरने से बचने के लिए नेत्रा को वहां पर कुछ भी पकड़ने को नहीं दिखा सिवाय दक्ष के, तो नेत्रा ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया। पर दक्ष का हाथ पकड़ने के बाद भी नेत्रा फिसल ही जाती है और वो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाती है। नेत्रा खुद तो गिरी और उसने जो दक्ष का हाथ पकड़ा हुआ था उसकी वजह से उसी के साथ दक्ष भी गिर जाता है। पर दक्ष फर्श पर नहीं बल्कि नेत्रा के ऊपर गिर जाता है, और दक्ष ऐसे गिरा कि वो जब नेत्रा के ऊपर गिरा तो उसके होंठ नेत्रा के होंठों पर जा रखे। जैसे ही ये हुआ दक्ष नेत्रा दक्ष दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। रात के 1 बजे लंदन की सुनसान सड़क पर वर्चस्व की कार खड़ी थी। कार के अंदर बैक सीट पर निशी बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर डर भरे भाव थे, और निशी के बगल में ही वर्चस्व बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर भयानक गुस्से के सिवा कुछ नहीं था। इसी गुस्से के भाव से वर्चस्व अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था, जो निशी देख रही थी, और वो कार का गेट खोलने की कोशिश करने लगती है, जो कि लॉक था, इसलिए कहाँ से खुलता। निशी कार के लॉक गेट को खोलने की कोशिश जारी रखती है। तभी वर्चस्व अपनी शर्ट उतारकर वहीं फेंक देता है और फिर अगले ही पल वो निशी के ऊपर आ गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर पहले से ही डरी हुई निशी और डर जाती है और वो अटकती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व नो। वर्चस्व ने निशी के चेहरे को गुस्से से घूरते हुए बोला, वाई नो बीबी।
निशी ने फिर से अटकती हुई आवाज में कहा, दर्द होता है। निशी की ये बात सुन वर्चस्व स्मर्क कर देता है, फिर अचानक ही वो निशी का जबड़ा पकड़ लेता है और दांत भींचते हुए बोला, दर्द होता है? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम होटल से भागी थी। तुम हर बार वही काम करती हो जो मुझे नहीं पसंद है। सो यू डिजर्व दिस पेन। इसी बात के साथ वर्चस्व अपने होंठ निशी के होंठों पर रख देता है और बहुत ही रफली निशी के होंठों को चूमने लगता है। निशी वर्चस्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वर्चस्व उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो उसके साथ फिर से वही कर रहा था जो कल रात उसने निशी के साथ किया था। निशी के होंठों को चूमते हुए ही वर्चस्व अपने हाथ को निशी के टॉप के अंदर ले जाता है और उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगता है, उन्हें प्रेस करने लगता है। जिसके दर्द का एहसास निशी को हुआ तो वो कराहने लगती है और वर्चस्व के कंधों पर मारने लगती है ताकि वर्चस्व उसे छोड़ दे। वर्चस्व निशी को नहीं छोड़ता और अब वो एक झटके में निशी के टॉप को फाड़ देता है, फिर उसकी इनवियर को भी फाड़ देता है। निशी खुद को हारा हुआ महसूस करने लगती है, क्योंकि वो वर्चस्व की हावीपन के चलते कुछ कर ही नहीं पा रही थी। निशी के होंठों को छोड़ वर्चस्व निशी के ब्रेस्ट पर पहुंच गया। वो वहां वाइल्डली रफली तरीके से बाइट सक करने लगा, उन्हें अपने मुंह में भर लिया। निशी की अब दर्द से कराहने की आवाज तेज हो जाती है। वर्चस्व निशी को फिर से जख्म दे रहा था। उसने निशी के उन्हीं निशानों पर फिर से दर्द भरे गहरे निशान दिए जो उसने कल रात निशी को दिए थे। ये निशी के लिए बहुत दर्दनाक था, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वर्चस्व ने निशी के नीचे के कपड़े भी नोच डाले और आगे बढ़ गया। वर्चस्व निशी की बॉडी में झटके से एंटर कर जाता है। निशी चीख उठती है, आह। उसकी कमर ऊपर उठ जाती, जिसे वर्चस्व अपने बड़े हाथों के पंजों में भर लेता है और निशी के साथ रफ तरीके से इंटीमेट होने लगता है। वर्चस्व निशी को दर्द देता जाता है। निशी कल के दर्द से ही अभी तक नहीं उभरी थी और फिर आज का ये दर्द वो नहीं सह पाती है, जो कि उसके तेज रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था। वर्चस्व ने आज भी निशी को बेहिसाब दर्द दिया। घंटों बाद वर्चस्व निशी के ऊपर से उठा और वो निशी के बगल में बैठ जाता है। वहीं निशी बुरी हालत में कार की सीट में रोते हुए पड़ी थी, जिसे वर्चस्व ने संभालना तक भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर बाद वर्चस्व अपनी पेंट पहनता है, फिर वो किसी को कॉल कर बोला, कार में आओ। कॉल के दूसरी तरफ मयंक की आवाज आई, ओ की सिर। थोड़ी देर बाद वर्चस्व की कार के पास मयंक आया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वैसे तो कार में पार्टीशन लगा था, लेकिन इससे बावजूद भी मयंक की हिम्मत नहीं हुई कि वो जरा भी पीछे मुड़कर देखे। उसने बस कार स्टार्ट की और यहाँ से निकल गया। कार चली तो वर्चस्व ने सीट पर पड़ी निशी को उठाया और उसे अपनी शर्ट पहनाने लगा। वो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था ताकि निशी को उस हालत में कोई न देखे जिस पर सिर्फ उसका हक है। बढ़ती रात के समय मयंक ने कार एक बड़े घर के सामने रोकी। वर्चस्व कार से बाहर आया और उसने निशी को अपनी गोद में उठाया, जो कि अब रो नहीं रही थी, पर वो ऐसी हालत में भी नहीं थी कि कुछ कर सके। निशी को अपनी गोद में उठा वर्चस्व उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर वर्चस्व निशी को लिए हुए एक रूम में पहुंचा और वहां उसने बिना किसी केयर के निशी को बेड पर फेंक दिया। खुद रूम से बाहर चला गया। बेड पर पड़ी निशी खुद में ही सिमट जाती है और सिसकने लगती है। अगले दिन निशी की हालत रात की तुलना में अब कुछ ठीक हो चुकी थी। वो खुद को संभालते हुए बेड से उठी, फिर अपने कदम उसने रूम के डोर की तरफ बढ़ा दिए। निशी रूम का डोर खोलने वाली थी, तभी बाहर से वर्चस्व आ जाता है। वर्चस्व को देख निशी थोड़ा पीछे हट जाती है। वहीं वर्चस्व अपनी भान सिकोड़ते हुए बोला, भागने की कोशिश कर रही थी। वर्चस्व की ये बात सुन निशी ने नफरत से वर्चस्व को देखा और कहा, हाँ कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वर्चस्व निशी के करीब आते हुए बोला, तो फिर किसके साथ रहना है? उस दक्ष के साथ। दक्ष का नाम वर्चस्व ने दांत पीसते हुए लिया। वहीं गुस्से में रही निशी ने वर्चस्व की इस बात पर भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, मुझे दक्ष के साथ रहना है, एट लीस्ट ही लव्स मी। उद्धरण चिन्ह, मुझे तुम जैसे रेपिस्ट के साथ नहीं रहना है। खुद के लिए रेपिस्ट सुन वर्चस्व का चेहरा काला पड़ गया। उसने डरावनी आवाज में कहा, रेपिस्ट? निशी ने नफरत से कहा, हाँ रेपिस्ट, तुम वही हो, तुमने मेरा रेप किया है। निशी की इन बातों को सुन वर्चस्व अपने दांत भींच लेता है, फिर वो निशी के बालों को कसकर पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करते हुए उसके चेहरे को गुस्से से देखते हुए बोला, बीबी हो तुम मेरी, तुम्हारे साथ जो किया वो सब करने का हक है मेरा। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही, निशी ने भी उसे जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है और ऐसा एक रेपिस्ट ही करता है। एक बार फिर निशी के मुंह से खुद के लिए रेपिस्ट सुन
वर्चस्व अपने दांतों को भींच लेता है। उसे गुस्सा आने लगता है। उसने निशी को वही दीवार पर सटा दिया और निशी को गलत तरीके से छूते हुए बोला, अब तुमने मुझे रेपिस्ट कह ही दिया है तो मैं भी तुम्हें अच्छे से ही दिखा देता हूँ कि एक रेपिस्ट होता कैसा है। ये बात बोल वर्चस्व निशी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वर्चस्व के जबरदस्ती करने पर निशी उसे रोकने लगी। उसने काफी जोर से वर्चस्व को धक्का दिया और जैसे ही वर्चस्व से थोड़ा दूर हुआ, निशी ने एक जोरदार थप्पड़ वर्चस्व के गाल पर मार दिया। निशी के थप्पड़ मारते ही पहले ही गुस्से में लाल रहा वर्चस्व आग बबूला हो उठा। उसने निशी का वो हाथ पकड़ा जिससे निशी ने उसे थप्पड़ मारा था और उसे कसकर मरोड़ दिया। वर्चस्व ने जैसे ही ये किया, एक चट 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 की आवाज आए और निशी जोरों से चिल्ला उठती है, आहे। एक पल में निशी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं और उसके चेहरे पर बेहद दर्द भरे भाव उभर आते हैं। निशी की ये हालत इसलिए हो जाती है क्योंकि वर्चस्व ने उसका हाथ न सिर्फ मरोड़ा था बल्कि उसे तोड़ दिया था। एपिसोड 76 निशी इज हॉस्पिटलाइज्ड, वंश स्वीटी की हॉट इंटिमेसी। वर्चस्व ने जैसे ही ये किया, एक चट 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 की आवाज आए और निशी जोरों से चिल्ला उठती है, आहे। एक पल में निशी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं और उसके चेहरे पर बेहद दर्द भरे भाव उभर आते हैं। निशी की ये हालत इसलिए हो जाती है क्योंकि वर्चस्व ने उसका हाथ न सिर्फ मरोड़ा था बल्कि उसे तोड़ दिया था। अब आगे, जिस हाथ से निशी ने वर्चस्व को थप्पड़ मारा था, वर्चस्व निशी का वही हाथ कसकर मरोड़कर उसे तोड़ देता है। दर्द में निशी जोरों से चिल्लाती है, आहे। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे रूम में गूंज उठती है। फिर वो काफी तेज रोने लगती है। वहीं निशी का हाथ तोड़ने के बाद भी वर्चस्व को शांति नहीं मिलती है। वो तब भी निशी का हाथ मरोड़ रहा था, जो कि निशी को एक मौत देने जैसे दर्द से कम नहीं था। निशी वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है और वो तेजी से रोते हुए वर्चस्व से बोली, वर्चस्व प्लीज छोड़ दो। वर्चस्व सब देख समझ रहा था कि निशी कितने दर्द में है, पर फिर भी वो निशी के हाथ को नहीं छोड़ता है। वो उसके टूटे हाथ को मरोड़ता रहता है, निशी को दर्द देता रहता है। कुछ पल ऐसा करने के बाद वर्चस्व एक बार फिर निशी के टूटे हाथ को जोर से मरोड़ता है। निशी फिर से दर्द में काफी जोर से चिल्लाती है, आ। निशी की इसी चीख के साथ वर्चस्व झटके से निशी के हाथ को छोड़ देता है और एक भी बार उसकी तरफ देखे बिना उसे दर्द में रोता छोड़कर रूम से चला जाता है। वहीं वर्चस्व के झटके से छोड़ने की वजह से निशी नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल गिर जाती है। उसका हाथ काफी तेज दर्द दे रहा था जिसकी वजह से न उसका रोना रुकता है न उसके आंसू। उसने अपने दर्द देते हाथ को उठाने की कोशिश की पर उसका हाथ उठाता ही नहीं है। वो पूरा लुंड हो चुका था, मानो वो हाथ काम करना बंद कर चुका था। निशी को जब ये एहसास हुआ तो वो और जोरों से रोने लगी। उसकी नज़र अब अपने हाथ से हट ही नहीं रही थी। दोपहर का समय, निशी अभी भी नीचे फर्श पर बैठी हुई थी और रो रही थी। वो रोए भी क्यों न, क्योंकि उसका हाथ अभी भी दर्द दे रहा था और अब तो उसका हाथ पहले से भी ज्यादा दर्द दे रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जरा सा भी हिल सके। तभी रूम में वर्चस्व आता है। रूम में आते ही उसकी नज़र रोती हुई निशी पर पड़ी, पर उसने निशी पर कोई दया नहीं दिखाई बल्कि उसने निशी को इग्नोर कर दिया और वॉशरूम की ओर चला गया। कुछ समय बाद वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आता है। उसने फिर से निशी को देखा। अब वो निशी को देखते हुए अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करता है, हेलो, मुझे जल्द से जल्द तुम यहाँ चाहिए, और अगर लेट हुआ तो। वर्चस्व ने बस इतना कहा कि कॉल की दूसरी तरफ एक थोड़ी डरी हुई आवाज आई, नो मिस्टर नगेमी, मैं अभी आता हूँ। वर्चस्व ने कॉल रख दिया। वो अभी भी निशी को ही देख रहा था। फिर उसने कदम निशी की तरफ बढ़ा दिए। वर्चस्व निशी के पास आया। उसने निशी से कुछ कहा नहीं, बस निशी के उस हाथ को पकड़ने लगा जिसे उसने तोड़ा था। पर वर्चस्व जरा सा भी निशी के उस हाथ को छूता। तभी निशी जो दर्द में थी उसने रोते हुए वर्चस्व की तरफ देखा और नमे सिर हिलाती है, मानो वो वर्चस्व को मना कर रही हो कि वो उसके हाथ को न छुए। निशी को यूं देख पहले वर्चस्व ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और निशी को अपनी गोद में उठा लिया। निशी को अपनी गोद में उठा वर्चस्व उसे बेड के पास ले जाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। पर वर्चस्व ने जैसे ही निशी को बेड पर बैठाया, निशी के जिस हाथ पर लगी थी वो बेड पर छू जाता है। वो जरा सा टच भी निशी को तेज दर्द देता है, जिसके चलते निशी वर्चस्व के हाथ को कसकर पकड़ लेती है, जिसे वर्चस्व छुड़ाने लगता है। पर निशी उसके हाथ को नहीं छोड़ती है। निशी ने वर्चस्व के हाथ को नहीं छोड़ा तो फिर वर्चस्व ने भी कोशिश छोड़ दी। उसने निशी को बेड पर लेटाया, फिर खुद भी उसके पास बैठ जाता है।
करीब आधे घंटे बाद रूम के डोर पर नॉक नॉक की आवाज आई, जो सुन वर्चस्व ने पहले डोर की तरफ देखा, फिर निशी की तरफ जो कि पहले की ही तरह दर्द में थी। वर्चस्व ने जो कल रात निशी को अपनी शर्ट पहनाई थी, निशी अभी भी उसी शर्ट बस में थी। उसने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर साफ दिखाई दे रहे थे। ये वर्चस्व ने देखा तो उसने निशी के पेट के पास ब्लैंकेट डाल उसे कवर दिया। फिर डोर की तरफ देख बोला, कम इन। वर्चस्व ने जैसे ही ये कहा, रूम में मयंक आता है और उसी के एक और आदमी था जो कि डॉक्टर था। डॉक्टर को देख वर्चस्व निशी के पास से उठ जाता है। वहीं डॉक्टर निशी के पास गया और वो निशी का हाथ देखने लगा। डॉक्टर ने निशी का हाथ पकड़ा। निशी दर्द से सिहर जाती है। जब ये वर्चस्व ने देखा तो वो डॉक्टर को घूरने लगा और गुस्से से बोला, ध्यान से चेकअप करो। वर्चस्व की गुस्से भरी आवाज सुन डॉक्टर सहम जाता है और हाँ में सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर निशी के हाथ का चेकअप करने लगता है। कुछ समय बाद डॉक्टर निशी के हाथ को देखते हुए वर्चस्व से बोला, मिस्टर नगेमी, आई एम सॉरी बट इनके हाथ का यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आई मीन इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, इनका हैंड पूरा लूज हो गया है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज। वर्चस्व चिल्लाता है, अदरवाइज व्हाट? डॉक्टर ने कहा, इनका हैंड काम करना बंद भी कर सकता है, किसी काम का नहीं रहेगा। डॉक्टर की ये बात जैसे ही वर्चस्व के कानों में गई, वो गुस्से से तिलमिला जाता है, जैसे वो निशी के बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहता है। वर्चस्व डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है। तभी मयंक ने उसे रोका और थोड़ी अटकती हुई आवाज में कहा, आई थिंक सो, हमें मैडम को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब तक तो मयंक भी निशी की हालत समझ चुका था, इसलिए उसने ये बात कही। वहीं मयंक के बोलने से वर्चस्व मयंक को घूरने लगा, फिर अपनी रूड वॉइस में बोला, जाकर कार निकालो। मयंक हाँ में सिर हिला देता है और यहाँ से चला जाता है। उसी के पीछे डॉक्टर भी चला जाता है। इनके जाने के बाद वर्चस्व ने निशी को नीचे कुछ कपड़े पहनाए और उसे अपनी गोद में उठा यहाँ चला गया। घंटों भर बाद वर्चस्व लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में था, जहां निशी को एडमिट कर लिया गया था क्योंकि निशी के हाथ की कोहनी की हड्डी टूट चुकी थी। तभी निशी का हाथ लूज हो चुका था, काम नहीं कर रहा था और बस बेहद दर्द दे रहा था। निशी का हाथ वर्चस्व ने खुद तोड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ डॉक्टर, हॉस्पिटल के स्टाफ पर गुस्सा निकाल रहा था और उन्हें बार बार धमकी दे रहा कि उसे उसकी बीवी ठीक होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है उसे। वर्चस्व ने अपने गुस्से से पूरे हॉस्पिटल को हिला कर रखा हुआ था। रात का समय, हॉस्पिटल के विप रूम के बेड पर निशी लेटी हुई थी। तभी रूम में वर्चस्व आया। उसने निशी को देखा। पूरा दिन दर्द में रोने की वजह से उसका चेहरा छोटा सा हो गया था और उसके पूरे हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कुछ पल वर्चस्व ने यूं ही निशी को देखा, फिर वो निशी के पास गया और जिस बेड पर निशी लेटी हुई थी वो उसी बेड पर निशी के बाजू में लेट जाता है। हॉस्पिटल का बेड काफी बड़ा था, जिसमें निशी के साथ वर्चस्व बड़े आराम आ जाता है। बेड पर लेटने के बाद वर्चस्व निशी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में भरने लगता है। जो निशी ने महसूस किया तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो वर्चस्व को बेहद नफरत से देखने लगती है और उससे दूर हटने लगती है। वर्चस्व जबरदस्ती निशी को खुद के करीब करता और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसकी आंखों में डीपली देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है बीबी। वर्चस्व की ये बात निशी ने सुनी तो वो भी वर्चस्व की आंखों में देखने लगती है, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी वर्चस्व के लिए बस नफरत ही थी। निशी ने वर्चस्व की आंखों में देखा तो वही वर्चस्व उसने अपने होंठ निशी के होंठों पर रख दिए। वो निशी के होंठों को चूमने लगता है। इसी किस के बीच वो निशी की आंखों पर अपने हाथ फेर देता है, जिससे निशी की आंख बंद हो जाती है। निशी की आंख बंद होते ही वर्चस्व भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और निशी की कमर पर अपने हाथों की कसन मजबूत कर देता है। इंडिया। वंश का फ्लैट। वंश बाहर से रूम में आता है। वो अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए खुद में बड़बड़ाता है, उफ, भाई नहीं होते हैं तो कितना सारा काम आ जाता है मुझ पर। लाइफ की ऐशो आराम ही खत्म हो गई है मेरी तो। एकदम वर्कहॉलिक मेन बनकर रह गया हूँ। बस ऑफिस से घर आओ, खाओ और सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाओ और ऑफिस पहुँच जाओ, फिर ऑफिस में भी खाओ और काम करो। आह, मैं तो थक गया। इतना बोलने के बाद वंश गहरी सांस लेता है और अपनी शर्ट उतार कर टी शर्ट पहनने लगता है। पर वंश टी शर्ट पहनता तभी स्वीटी आकर उसे बेखक कर लेती है, जो कि कब से रूम में ही बैठी हुई थी और वंश को देख रही थी। स्वीटी के हक करने से वंश की भान आपस में जुड़ गई। वो स्वीटी की तरफ मुड़ा और बोला, मिस स्वीट हार्ट, अब तुम्हें क्या हुआ? वंश के इस सवाल पर स्वीटी ने कुछ नहीं कहा। उसने अब वंश के नेक पर अपने हाथ ब्रेप किए
और अपने पैरों के पंजों उठा वो वंश के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई, फिर उसने अपने होंठ वंश के होंठों पर रख दिए। स्वीटी डीपली वंश के होंठों को किस करने लगती है। स्वीटी के ऐसा करने पर वंश कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये अब वंश और स्वीटी के बीच नॉर्मल था। वो दोनों कभी भी एक दूसरे को किस करने लगते थे। स्वीटी ने वंश को किस किया तो वंश भी उसका साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे के होंठों पर पैशनेटली चूमने लगते हैं। एक डीप और पैशनेट किस के बाद वंश स्वीटी से अलग होने लगता है, पर स्वीटी वंश से अलग नहीं होती है, वो उसके होंठों को चूमती ही रहती है। स्वीटी का ये बिहेवियर वंश को अजीब लगा, उसके चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। उसने जबरदस्ती स्वीटी को खुद से अलग किया और बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम ठीक तो हो। स्वीटी वंश की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर वंश आई वॉन्ट टू फील यू इन। वंश ने कहा, इन वॉट। वंश के इस सवाल पर स्वीटी वंश को अपने करीब खींचती है और उसके कान में मदहोशी भरी आवाज में बोली, आई वॉन्ट टू फील यू इनसाइड मी। स्वीटी की ये बात जैसे ही वंश के कानों में गई वो हैरान हो गया। वही स्वीटी वो वंश के कान को चूमने लगती है और अपने हाथ को वंश की चेस्ट पर घुमाने लगती है। हैरान वंश ने फिर से सवाल किया, आर यू श्योर? उद्धरण चिन्ह। स्वीटी ने वंश की आंखों में एक इंटेंसिटी से देखते हुए कहा, यस। स्वीटी का ये रिप्लाई सुनकर वंश के हैरान चेहरे पर चमक आ जाती है, मानो उसे स्वीटी की मांग से कोई हर्ज न हो। अब उसने स्वीटी से कोई सवाल नहीं किया और स्वीटी को अपनी गोद में उठा उसके होंठों को चूमने लगा। स्वीटी ने वंश के वेस्ट के इर्द गिर्द अपने पैर लपेट दिए और वंश का साथ देने लगी। वंश स्वीटी को बेड पर लेकर आया, उसने स्वीटी को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों अभी भी एक दूसरे के होंठों को चूम रहे थे। वंश स्वीटी के होंठों पर बुदबुदाता है, थोड़ा पेन होगा। स्वीटी भी वंश के होंठों पर बुदबुदाती है, सह लूंगी। स्वीटी का ये जवाब सुन वंश ने टीजिंग टोन में कहा, बहुत भूखी हो लगता है तुम। स्वीटी ने कहा, हाँ तो मिटा दो न मेरी भूख। स्वीटी के हॉटी बोल्ड रिप्लाई वंश को काफी अच्छे लगते हैं। वो स्वीटी के कान पर अपनी सेडेटिव वॉइस में बोला, शो स्वीट हार्ट, तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये बात बोल वंश स्वीटी के कान को चबाने लगता है। स्वीटी को ये काफी अच्छा लगता है, वो वंश का नाम मोन करने लगती है। आह वंश। स्वीटी पर खुद का इतना इफेक्ट देख वंश स्मर्क कर देता है, फिर वो आगे बढ़ने लगता है। वो स्वीटी के नेक पर डीपली किस करने लगता है। इसी के साथ वो स्वीटी के कपड़े भी उतारने लगता है, जिस पर स्वीटी खुद वंश का साथ देती है। स्वीटी का साथ देना वंश को भी बेताब कर देता है, अब तो उसकी भी स्वीटी को पाने की तलब बढ़ जाती है। वंश ने स्वीटी के ऊपर के कपड़े निकाल दिए, फिर उसकी ब्रा भी निकाल दी। वो उसके ब्रेस्ट पर वाइल्ड किसेस करने लगा और एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को सहला भी रहा था। स्वीटी आहें भरने लगती है, उसकी आहें वंश को किसी स्वीट म्यूजिक से कम नहीं लगती है। उसने कहा, मोन माय नेम स्वीट हार्ट। मदहोशी में डूबी स्वीटी हमें सिर हिला देती है और वंश का नाम मोन करती है। आह वंश, अब वेट नहीं हो रहा। वंश ने स्वीटी के ब्रेस्ट को अपने मुंह में भरते हुए कहा, मुझसे भी नहीं। वंश का ऐसा करना स्वीटी को पागल सा कर देता है। वो वंश के चेहरे को और खुद में प्रेश करने लगती है। आगे वंश स्वीटी के पेट को चुमने लगता है, वो उसकी नेवेल में अपनी टंग घुमाने लगता है, साथ ही वो अपने हाथ को स्वीटी के पैरों के बीच ले जाता है और कपड़े के ऊपर से ही स्वीटी के सेंसिटिव पार्ट को छूने लगता है। इसका एहसास जैसे ही स्वीटी को हुआ वो गहरी सांसें लेने लगती है, साथ ही हौंफती हुई आवाज में बोली, और कितना तड़पाओगे। स्वीटी की इस बात पर वंश ने कुछ नहीं कहा। वो स्वीटी के नीचे के कपड़े उतारने लगा और अंगलेली पल स्वीटी बिना कपड़ों के वंश के सामने होती है। वंश फिर से स्वीटी के सेंसिटिव पार्ट को छूता है, स्वीटी से हंसी उठती है। वंश ने कहा, अपने नाम की तरह ही स्वीट हो तुम। कैन आई टेस्ट इट? उद्धरण चिन्ह। वंश की ये बात सुन स्वीटी का चेहरा लाल पड़ जाता है, पर वो धीरे से हाँ में सिर हिला देती है, जो देख वंश उसके सेंसिटिव पार्ट पर अपने होंठ रख देता है। स्वीटी बेचैन हो उठती है। स्वीटी के सेंसिटिव पार्ट को अपने होंठों से छूने के बाद वंश उसके ऊपर उठा, उसने अपनी पैंट उतारी और फिर से स्वीटी के ऊपर आ गया। अब स्वीटी वंश को छूने लगती है, वो उसके चेस्ट पैक सब कुछ छूती है। अब वंश एक आह भरता है और बोला, आई कांट वेट एनी मोर। इसी बात के साथ वंश खुद को स्वीटी में एडजस्ट करता है, फिर एक झटके से स्वीटी बॉडी में एंटर कर जाता है। स्वीटी दर्द में चिल्लाने को होती है, तभी वंश उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ चुमने लगता है। स्वीटी की आवाज उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह जाती है और वंश स्वीटी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वंश काफी वाइल्ड था, स्वीटी उसकी इस वाइल्डनेस से थोड़ी हैरान थी। स्वीटी को यूं देख वंश अपने चेहरे पर हल्के शातिर भाव लाते हुए बोला,
वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ बट इन मामलों में बहुत हरामी हूँ। सॉरी स्वीट हार्ट, तुम्हें थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। वंश अपनी स्पीड बढ़ा देता है, वहीं स्वीटी दर्द में होते हुए भी सब कुछ एंजॉय करने लगती है। एपिसोड 77 सफर खत्म, निशी ने किया वर्चस्व पर वार। वंश काफी वाइल्ड था, स्वीटी उसकी इस वाइल्डनेस से थोड़ी हैरान थी। स्वीटी को यूं देख वंश अपने चेहरे पर हल्के शातिर भाव लाते हुए बोला, वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ बट इन मामलों में बहुत हरामी हूँ। सॉरी स्वीट हार्ट, तुम्हें थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। वंश अपनी स्पीड बढ़ा देता है, वहीं स्वीटी दर्द में होते हुए भी सब कुछ एंजॉय करने लगती है। अब आगे वंश स्वीटी के साथ वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। स्वीटी वंश के एहसास में डूब जाती है। स्वीटी को मदहोशी में डूबा देख वंश ने कहा, तुम्हारा तो हो गया, अब मेरा क्या। स्वीटी हौंफती हुई आवाज में बोली, उसके लिए मैं हूं ना। ये बात बोल स्वीटी वंश के ऊपर आ जाती है। वो दोनों इस तरह इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ समय बाद स्वीटी वंश के ऊपर लेट जाती है, उसके चेस्ट पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, अब मैं थक गई हूँ। वंश ने स्वीटी को अपनी बाहों में भरा और कहा, मैं कंटिन्यू करूँ। उद्धरण चिन्ह। स्वीटी फिर से धीमी आवाज में बोली, एस यू विश। स्वीटी के ये बात बोलते ही वंश स्वीटी को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर एक बार फिर उसके साथ वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। वंश की वाइल्डनेस फील कर स्वीटी वंश के होठों को चूमते हुए बोली, सच में हरामी हो तुम। स्वीटी की ये बात सुन वंश मुस्कुरा उठता है। लेट नाइट जब दोनों ही थक जाते हैं तो शांत पड़ जाते हैं। वंश तो सो ही जाता है, वहीं स्वीटी जग रही थी और उसकी नज़र वंश के चेहरे पर ठहरी हुई थी। स्वीटी काफी प्यार से वंश को देख रही थी, लेकिन अचानक ही फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपने मन में बोली, हमारा ये सफर खत्म मिस्टर वंश। ये बातें बोलते ही स्वीटी के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है। फिर वो वंश के होठों को हल्के से चूम लेती है और उसकी बाहों में सिमट कर सो जाती है। अगले दिन लंदन हॉस्पिटल के बेड पर निशी बैठी हुई थी, वहीं उसी के पास वर्चस्व बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक छोटा बाउल था और उसमें सूप था। ये सूप निशी के लिए था, इसलिए वर्चस्व ने स्पून में सूप लिया और निशी के मुंह के पास ले गया। वर्चस्व ने अपनी आंखों से निशी को सूप पीने के लिए कहा, लेकिन निशी ने वर्चस्व का हाथ झटक दिया और नफरत से वर्चस्व को देखती है। निशी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उसे इस वक्त वर्चस्व से कितनी नफरत हो रही है। वहीं वर्चस्व निशी के हाथ झटकने के बाद भी फिर से निशी के मुंह के पास सूप से भरा स्पून लेकर आता है। निशी इस बार भी उसका हाथ झटक देती है। ऐसा ही 3-4 बार और होता है। निशी के बार बार एक ही हरकत करने की वजह से वर्चस्व अपने दांत भींच लेता है, मानो उसे गुस्सा आ रहा हो। हाँ, उसे गुस्सा ही आ था, तभी तो उसने अब निशी को दोबारा सूप नहीं पिलाया और उस सूप को बाउल सहित डस्टबिन में फेंक देता है। फिर रूम से बाहर चला जाता है। वर्चस्व के इस गुस्से से निशी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वर्चस्व से मुंह मोड़ लेती है। दूसरी ओर वर्चस्व रूम से बाहर आया। बाहर मयंक बैठा हुआ था। उसने मयंक से अपनी रूटोन में कहा, मयंक बुक अ प्राइवेट प्लान, हम आज ही इंडिया चल रहे हैं। वर्चस्व की ये बात सुन मयंक की भान आपस में जुड़ गई और उसने कहा, बदसिर मैम, वो अभी ठीक नहीं हुई है, उनका हैंड। उद्धरण चिन्ह। जितना बोला है वो करो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये बात वर्चस्व ने गुस्से से मयंक की बात को काटते हुए कही। वर्चस्व ने गुस्सा किया तो मयंक आगे कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिला दिया। इंडिया। वंश का फ्लैट। कल रात स्वीटी के साथ अच्छा नाइट स्पेंड करने के बाद आज वंश की नींद काफी लेट खुली। उसने आंखें खोली तो उसकी नजरों ने स्वीटी को ढूंढा, क्योंकि कल रात उसकी बाहों में सोई हुई स्वीटी आज उसके पास नहीं थी। स्वीटी को न देख वंश ने अपनी नजरें पूरी रूम में घुमाई, उसे स्वीटी अभी भी नहीं दिखी। वंश ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी न इतनी रोमांटिक नाइट के बाद गायब हो गई, शायद इसे पता नहीं है एक रोमांटिक नाइट के बाद मॉर्निंग भी रोमांटिक होती है। स्टूपिड सी है, थोड़ी इरिटेटिंग भी, बट आई लाइक हर। ये बात बोलते हुए वंश अपने बालों में हाथ घुमा देता है, फिर वो अपने कपड़े पहनते हुए रूम से बाहर निकल गया। रूम के बाहर आ वंश स्वीटी को आवाज लगाता है, मिस स्वीट हार्ट, कहाँ हो तुम। वंश ने स्वीटी को आवाज लगाया पर स्वीटी क्या, किसी परिंदे का भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब वंश स्वीटी को ढूंढने लगता है। उसने पूरे घर पर उसे ढूंढा, वो नहीं मिलती है। वंश थोड़ा परेशान हो जाता है। वो वापस अपने रूम में आया। उसकी नजरें फिर से स्वीटी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ी जो कि बेड पर रखा हुआ था, जहां स्वीटी लेटी हुई थी। उस पेपर को वंश ने उठा लिया। पेपर फोल्ड था तो उसने उसे खोला।
उस पेपर पर वंश का नाम लिखा हुआ, मतलब जो स्वीटी उसे बुलाती थी, मिस्टर वंश। अपना नाम देख वंश उस पेपर को पढ़ने लगा, और जैसे जैसे वंश उसे पता जाता है, वंश के चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। कभी वो हैरान होता, कभी कंफ्यूज, तो कभी उसके चेहरे पर सवाल भरे आ जाते हैं। मिस्टर वंश, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे सब याद आ गया है। मेरी याददाश्त आ गई है, मुझे ढूंढना मत। आखिरी बात, जरूरी नहीं सफर में मिलने वाला हर मुसाफिर अंत तक साथ जाए। कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी होती हैं। गुड बाय। तुम्हारी स्वीट हार्ट और सबके लिए, नंदनी राजपूत। स्वीटी, मतलब नंदनी ने यही कुछ टूटी फूटी बातें उस पेपर में लिखी हुई थी। उस पेपर में लिखी बातों से वंश को कुछ समझ आया हो या ना आया हो, बट वो इतना जरूर समझ चुका था कि नंदनी उसे छोड़कर जा चुकी है। और इस बात का एहसास होते ही वंश के होश उड़ चुके थे। कल तक सब ठीक था उसके और नंदनी के बीच, और आज नंदनी अचानक उसे छोड़कर जा चुकी थी। लंदन। एक बड़े खाली जगह पर प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ था। उसी के कुछ दूरी पर वर्चस्व की कार आकर खड़ी होती है। उसमें से मयंक बाहर आता है, फिर वर्चस्व और फिर निशी, जिसे वर्चस्व खींचते हुए कार से बाहर उतारता है, क्योंकि निशी वर्चस्व के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। हर टाइम निशी और वर्चस्व के बीच छिना झपटी, और वर्चस्व की निशी पर जबरदस्ती ही चल रही थी। ऐसे ही वर्चस्व निशी को लेकर उस प्राइवेट प्लान में जाता है। वर्चस्व जितना निशी के साथ जबरदस्ती करता, निशी उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है। निशी की ये कोशिश और जिद देख वर्चस्व ने अपनी डरावनी वॉइस में कहा, रहना तुम्हें मेरे ही साथ है, इसलिए ये बेकार की कोशिश छोड़ दो तुम। वर्चस्व की ये बात सुन निशी ने वर्चस्व की तरफ नफरत से देखा, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है। शायद वो अब वर्चस्व के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, जो कि वर्चस्व भी समझ रहा था, क्योंकि निशी ने कल से उससे एक भी वर्ड नहीं बोला था। खैर, निशी के बोलने या न बोलने से वर्चस्व को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उसे बस निशी को अपने पास अपने साथ रखने से मतलब था, जो वो उसके साथ जबरदस्ती करके रखा ही हुआ था। कुछ समय बाद प्लेन हवाओं से बातें करने लगता है, मतलब प्लेन इंडिया के लिए अपनी उड़ान भर लेता है। दूसरी ओर लंदन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के सामने एक कार आकर खड़ी होती है। उसमें से नेत्रा बाहर आती है। वो गुस्से से तमतमाई हुई थी और उसने गुस्से भरे भाव से खुद में कहा, सिर्फ और सिर्फ उस नौकरानी निशी की वजह से वर्चस्व ने मुझे फिर छोड़ दिया। वो उस निशी के साथ इंडिया चला गया। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जितना चाहती हूँ वो नौकरी बनी महारानी वर्चस्व की लाइफ से दूर हो जाए, वर्चस्व उतना ही उसके करीब जा रहा है। एक बार फिर सब बेकार हो गया। अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, फिर से कुछ वैसा ही जैसे मैंने पहले किया था। मुझे कैसे भी कर वर्चस्व के अंदर निशी को लेकर इतनी नफरत भरनी होगी कि निशी उससे दूर जाए तो वो उसके पास न जाए, जैसे 2 साल पहले वर्चस्व ने निशी को कभी नहीं ढूंढा था। नेत्रा अब बेहद गुस्से में आ चुकी थी, और ये गुस्सा उसका बस निशी के लिए था। वो इसी तरह गुस्से से एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है, क्योंकि अब वर्चस्व यहाँ से जा चुका है तो नेत्रा भी इंडिया जा रही थी। कुछ समय बाद नेत्रा फ्लाइट के अंदर थी। तुरंत टिकट बुकिंग कराने की वजह से उसे बिजनेस क्लास नहीं मिला था, बल्कि नॉर्मल सीट मिली थी। एक तो उसका दिमाग पहले ही खराब, फिर ये सीट। वो चिढ़ते हुए उस सीट पर लात मारती है। नेत्रा ने सीट को लात मारी तो बदले में सीट ने नेत्रा को गिरा दिया। नेत्रा का पैर वहीं कहीं उलझ जाता है, और जब वो इससे खुद को छुटाने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। नेत्रा गिरी तो वो बगल वाले सीट में बैठे शख्स की गोद में जा गिरती है। वो शख्स अपने कानों में हेडफोन और आंख बंद करके बैठा हुआ था, लेकिन नेत्रा के गिरते ही उसने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, नेत्रा को देखा तो उस शख्स के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए और वो चिल्लाया, तुम। वहीं उस शख्स का चेहरा देख नेत्रा के चेहरे पर भी गुस्से भरे भाव आ गए और वो चिल्लाती है, तुम। ये दोनों ऐसे रिएक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, दक्ष था। दक्ष और नेत्रा एक दूसरे के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थे, इसलिए तो एक दूसरे को देखते ही दोनों गुस्से से भर गए। इंडिया। रात का समय। वर्चस्व का विला। वर्चस्व अब निशी को लेकर लंदन से इंडिया आ चुका था और वो अपने विला भी पहुंच चुका था। निशी अभी भी सेम बिहेव कर रही थी। वो बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन उसका वर्चस्व से दूर दूर भागने की कोशिश जारी रहती है। निशी के इन हरकतों से अब वर्चस्व गुस्से से भर चुका था। तभी तो विला पहुंचते ही उसने निशी को खींचते हुए ले जाकर रूम में फर्श पर फेंक दिया। उसने ये भी परवाह नहीं किया कि निशी के हाथ पर लगी है। वर्चस्व निशी को फेंक कर चला जाता है। वहीं निशी जिसके हाथ पर लगी थी, वर्चस्व के फेंकने से उसे दर्द तो होता है, उसकी आंखों से आंसू भी बह चलते हैं, पर वो मुंह से उफ तक नहीं करती है।
बस खुद को संभालते हुए नीचे फर्श से उठती है और फिर बेड पर जाकर चुपचाप लेट जाती है। आधी रात के समय वर्चस्व रूम में वापस आता है। वो हमेशा की तरह अपनी शर्ट उतारता है, फिर बेड पर पहुंच जाता है और निशी के करीब लेट जाता है, जो कि अब तक सो चुकी थी। निशी के करीब लेट वर्चस्व उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ये सब करने में कोई फील नहीं था, बस ऐसा लग रहा था वो अपनी जरूरत की वजह से निशी के पास आया है। अगले दिन नींद खुलते ही वर्चस्व निशी को छोड़कर रूम से चला जाता है। वर्चस्व के ये सब करने से निशी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सो रही थी। करीब आधे घंटे बाद वर्चस्व फिर से रूम में वापस आता है और रूम में आते ही उसका चेहरा शक पड़ जाता है, क्योंकि निशी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वर्चस्व की नजरें निशी को ढूंढने लगती है, तभी कोई आकर पीछे से उसके सिर पर कुछ जोरदार मार देता है। जिसने भी जो भी मारा था उससे वर्चस्व को काफी तेज दर्द होता है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि किसने उस पर पीछे से वार किया। सामने निशी खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उसके चेहरे पर वर्चस्व के लिए नफरत भरे भाव थे। एपिसोड 78 वंश काफी वाइल्ड था। स्वीटी उसकी इस वाइल्डनेस से थोड़ी हैरान थी। स्वीटी को यूं देख वंश अपने चेहरे पर हल्के शातिर भाव लाते हुए बोला, वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ, बट इन मामलों में बहुत हरामी हूँ। सॉरी स्वीट हार्ट, तुम्हें थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। वंश अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वहीं स्वीटी दर्द में होते हुए भी सब कुछ एंजॉय करने लगती है। अब आगे वंश स्वीटी के साथ वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। स्वीटी वंश के एहसास में डूब जाती है। स्वीटी को मदहोशी में डूबा देख वंश ने कहा, तुम्हारा तो हो गया, अब मेरा क्या? स्वीटी हौंफती हुई आवाज में बोली, उसके लिए मैं हूं ना। ये बात बोल स्वीटी वंश के ऊपर आ जाती है। वो दोनों इस तरह इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ समय बाद स्वीटी वंश के ऊपर लेट जाती है, उसके चेस्ट पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, अब मैं थक गई हूँ। वंश ने स्वीटी को अपनी बाहों में भरा और कहा, मैं कंटिन्यू करूँ? उद्धरण चिन्ह। स्वीटी फिर से धीमी आवाज में बोली, एज यू विश। स्वीटी के ये बात बोलते ही वंश स्वीटी को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर एक बार फिर उसके साथ वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। वंश की वाइल्डनेस फील कर स्वीटी वंश के होंठों को चूमते हुए बोली, सच में हरामी हो तुम। स्वीटी की ये बात सुन वंश मुस्कुरा उठता है। लेट नाइट जब दोनों ही थक जाते हैं तो शांत पड़ जाते हैं। वंश तो सो ही जाता है, वहीं स्वीटी जग रही थी और उसकी नज़र वंश के चेहरे पर ठहरी हुई थी। स्वीटी काफी प्यार से वंश को देख रही थी, लेकिन अचानक ही फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपने मन में बोली, हमारा ये सफ़र खत्म मिस्टर वंश। ये बातें बोलते ही स्वीटी के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है। फिर वो वंश के होंठों को हल्के से चूम लेती है और उसकी बाहों में सिमट कर सो जाती है। अगले दिन लंदन हॉस्पिटल के बेड पर निशी बैठी हुई थी। वहीं उसी के पास वर्चस्व बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक छोटा बाउल था और उसमें सूप था। ये सूप निशी के लिए था, इसलिए वर्चस्व ने स्पून में सूप लिया और निशी के मुंह के पास ले गया। वर्चस्व ने अपनी आंखों से निशी को सूप पीने के लिए कहा, लेकिन निशी ने वर्चस्व का हाथ झटक दिया और नफरत से वर्चस्व को देखती है। निशी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उसे इस वक्त वर्चस्व से कितनी नफरत हो रही है। वहीं वर्चस्व निशी के हाथ झटकने के बाद भी फिर से निशी के मुंह के पास सूप से भरा स्पून लेकर आता है। निशी इस बार भी उसका हाथ झटक देती है। ऐसा ही 3-4 बार और होता है। निशी के बार बार एक ही हरकत करने की वजह से वर्चस्व अपने दांत भींच लेता है, मानो उसे गुस्सा आ रहा हो। हाँ, उसे गुस्सा ही आ था, तभी तो उसने अब निशी को दोबारा सूप नहीं पिलाया और उस सूप को बाउल सहित डस्टबिन में फेंक देता है। फिर रूम से बाहर चला जाता है। वर्चस्व के इस गुस्से से निशी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वर्चस्व से मुंह मोड़ लेती है। दूसरी ओर वर्चस्व रूम से बाहर आया। बाहर मयंक बैठा हुआ था। उसने मयंक से अपनी रूटोन में कहा, मयंक बुक अ प्राइवेट प्लान, हम आज ही इंडिया चल रहे हैं। वर्चस्व की ये बात सुन मयंक की बहन आपस में जुड़ गई और उसने कहा, बत्सर मैम, वो अभी ठीक नहीं हुई है, उनका हैंड। उद्धरण चिन्ह। जितना बोला है वो करो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये बात वर्चस्व ने गुस्से से मयंक की बात को काटते हुए कही। वर्चस्व ने गुस्सा किया तो मयंक आगे कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिला दिया। इंडिया वंश का फ्लैट। कल रात स्वीटी के साथ अच्छा नाइट स्पेंड करने के बाद आज वंश की नींद काफी लेट खुली। उसने आंखें खोली तो उसकी नजरों ने स्वीटी को ढूंढा, क्योंकि कल रात उसकी बाहों में सोई हुई स्वीटी आज उसके पास नहीं थी।
स्वीटी को न देख वंश ने अपनी नजरें पूरी रूम में घुमाई, उसे स्वीटी अभी भी नहीं दिखी। वंश ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी न, इतनी रोमांटिक नाइट के बाद गायब हो गई, शायद इसे पता नहीं है एक रोमांटिक नाइट के बाद मॉर्निंग भी रोमांटिक होती है। स्टूपिड सी है, थोड़ी इरिटेटिंग भी, बट आई लाइक हर। ये बात बोलते हुए वंश अपने बालों में हाथ घुमा देता है, फिर वो अपने कपड़े पहनते हुए रूम से बाहर निकल गया। रूम के बाहर आ वंश स्वीटी को आवाज लगाता है, मिस स्वीट हार्ट, कहाँ हो तुम? वंश ने स्वीटी को आवाज लगाया पर स्वीटी क्या, किसी परिंदे का भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब वंश स्वीटी को ढूंढने लगता है, उसने पूरे घर पर उसे ढूंढा, वो नहीं मिलती है। वंश थोड़ा परेशान हो जाता है, वो वापस अपने रूम में आया, उसकी नज़रें फिर से स्वीटी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ी जो कि बेड पर रखा हुआ था, जहां स्वीटी लेटी हुई थी। उस पेपर को वंश ने उठा लिया, पेपर फोल्ड था तो उसने उसे खोला। उस पेपर पर वंश का नाम लिखा हुआ, मतलब जो स्वीटी उसे बुलाती थी, मिस्टर वंश। अपना नाम देख वंश उस पेपर को पढ़ने लगा, और जैसे जैसे वंश उसे पता जाता है वंश के चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। कभी वो हैरान होता, कभी कंफ्यूज, तो कभी उसके चेहरे पर सवाल भरे आ जाते हैं। मिस्टर वंश, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे सब याद आ गया है, मेरी याददाश्त आ गई है, मुझे ढूंढना मत। आखिरी बात, जरूरी नहीं सफर में मिलने वाला हर मुसाफिर अंत तक साथ जाए, कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी होती हैं। गुड बाय, तुम्हारी स्वीट हार्ट और सबके लिए, नंदिनी राजपूत। स्वीटी, मतलब नंदिनी ने यही कुछ टूटी फूटी बातें उस पेपर में लिखी हुई थी। उस पेपर में लिखी बातों से वंश को कुछ समझ आया हो या ना आया हो, बट वो इतना जरूर समझ चुका था कि नंदिनी उसे छोड़कर जा चुकी है। और इस बात का एहसास होते ही वंश के होश उड़ चुके थे। कल तक सब ठीक था उसके और नंदिनी के बीच, और आज नंदिनी अचानक उसे छोड़कर जा चुकी थी। लंदन, एक बड़े खाली जगह पर प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ था, उसी की कुछ दूरी पर वर्चस्व की कार आकर खड़ी होती है। उसमें से मयंक बाहर आता है, फिर वर्चस्व और फिर निशी, जिसे वर्चस्व खींचते हुए कार से बाहर उतारता है, क्योंकि निशी वर्चस्व के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। हर टाइम निशी और वर्चस्व के बीच छीना झपटी, और वर्चस्व की निशी पर जबरदस्ती ही चल रही थी। ऐसे ही वर्चस्व निशी को लेकर उस प्राइवेट प्लान में जाता है। वर्चस्व जितना निशी के साथ जबरदस्ती करता, निशी उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है। निशी की ये कोशिश और जिद देख वर्चस्व ने अपनी डरावनी वॉइस में कहा, रहना तुम्हें मेरे ही साथ है, इसलिए ये बेकार की कोशिश छोड़ दो तुम। वर्चस्व की ये बात सुन निशी ने वर्चस्व की तरफ नफरत से देखा, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है, शायद वो अब वर्चस्व के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, जो कि वर्चस्व भी समझ रहा था, क्योंकि निशी ने कल से उससे एक भी वर्ड नहीं बोला था। खैर, निशी के बोलने या न बोलने से वर्चस्व को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस निशी को अपने पास अपने साथ रखने से मतलब था, जो वो उसके साथ जबरदस्ती करके रखा ही हुआ था। कुछ समय बाद प्लेन हवाओं से बातें करने लगता है, मतलब प्लेन इंडिया के लिए अपनी उड़ान भर लेता है। दूसरी ओर लंदन एयरपोर्ट के सामने एक कार आकर खड़ी होती है, उसमें से नेत्रा बाहर आती है। वो गुस्से से तमतमाई हुई थी और उसने गुस्से भरे भाव से खुद में कहा, सिर्फ और सिर्फ उस नौकरानी निशी की वजह से वर्चस्व ने मुझे फिर छोड़ दिया। वो उस निशी के साथ इंडिया चला गया, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जितना चाहती हूँ वो नौकरी बनी महारानी वर्चस्व की लाइफ से दूर हो जाए, वर्चस्व उतना ही उसके करीब जा रहा है। एक बार फिर सब बेकार हो गया, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, फिर से कुछ वैसा ही जैसे मैंने पहले किया था। मुझे कैसे भी कर वर्चस्व के अंदर निशी को लेकर इतनी नफरत भरनी होगी कि निशी उससे दूर जाए तो वो उसके पास न जाए, जैसे 2 साल पहले वर्चस्व ने निशी को कभी नहीं ढूंढा था। नेत्रा अब बेहद गुस्से में आ चुकी थी, और ये गुस्सा उसका बस निशी के लिए था। वो इसी तरह गुस्से से एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है, क्योंकि अब वर्चस्व यहाँ से जा चुका है तो नेत्रा भी इंडिया जा रही थी। कुछ समय बाद नेत्रा फ्लाइट के अंदर थी। तुरंत टिकट बुकिंग कराने की वजह से उसे बिजनेस क्लास नहीं मिला था, बल्कि नॉर्मल सीट मिली थी। एक तो उसका दिमाग पहले ही खराब, फिर ये सीट। वो चिढ़ते हुए उस सीट पर लात मारती है। नेत्रा ने सीट को लात मारी तो बदले में सीट ने नेत्रा को गिरा दिया। नेत्रा का पैर वहीं कहीं उलझ जाता है, और जब वो इससे खुद को छुटाने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। नेत्रा गिरी तो वो बगल वाले सीट में बैठे शख्स की गोद में जा गिरती है। वो शख्स अपने कानों में हेडफोन और आंख बंद करके बैठा हुआ था, लेकिन नेत्रा के गिरते ही उसने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली नेत्रा को देखा तो उस शख्स के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए और वो चिल्लाया, तुम
वहीं उस शख्स का चेहरा देख नेत्रा के चेहरे पर भी गुस्से भरे भाव आ गए और वो चिल्लाती है, तुम। ये दोनों ऐसे रिएक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं दक्ष था। दक्ष और नेत्रा एक दूसरे के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थे, इसलिए तो एक दूसरे को देखते ही दोनों गुस्से से भर गए। इंडिया। रात का समय। वर्चस्व का विला। वर्चस्व अब निशी को लेकर लंदन से इंडिया आ चुका था और वो अपने विला भी पहुंच चुका था। निशी अभी भी सेम बिहेव कर रही थी, वो बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन उसका वर्चस्व से दूर दूर भागने की कोशिश जारी रहती है। निशी के इन हरकतों से अब वर्चस्व गुस्से से भर चुका था। तभी तो विला पहुंचते ही उसने निशी को खींचते हुए ले जाकर रूम में फर्श पर फेंक दिया। उसने ये भी परवाह नहीं किया कि निशी के हाथ पर लगी है। वर्चस्व निशी को फेंक कर चला जाता है। वहीं निशी जिसके हाथ पर लगी थी, वर्चस्व के फेंकने से उसे दर्द तो होता है, उसकी आंखों से आंसू भी बह चलते हैं, पर वो मुंह से उफ तक नहीं करती है। बस खुद को संभालते हुए नीचे फर्श से उठती है और फिर बेड पर जाकर चुपचाप लेट जाती है। आधी रात के समय वर्चस्व रूम में वापस आता है। वो हमेशा की तरह अपनी शर्ट उतारता है, फिर बेड पर पहुंच जाता है और निशी के करीब लेट जाता है, जो कि अब तक सो चुकी थी। निशी के करीब लेट वर्चस्व उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ये सब करने में कोई फील नहीं था, बस ऐसा लग रहा था वो अपनी जरूरत की वजह से निशी के पास आया है। अगले दिन नींद खुलते ही वर्चस्व निशी को छोड़कर रूम से चला जाता है। वर्चस्व के ये सब करने से निशी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सो रही थी। करीब आधे घंटे बाद वर्चस्व फिर से रूम में वापस आता है और रूम में आते ही उसका चेहरा शक पड़ जाता है, क्योंकि निशी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वर्चस्व की नजरें निशी को ढूंढने लगती है। तभी कोई आकर पीछे से उसके सिर पर कुछ जोरदार मार देता है। जिसने भी जो भी मारा था, उससे वर्चस्व को काफी तेज दर्द होता है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि किसने उस पर पीछे से वार किया। सामने निशी खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उसके चेहरे पर वर्चस्व के लिए नफरत भरे भाव थे। एपिसोड 79 थप्पड़, फोर्स्ड वाइल्ड इंटिमेसी और निशी की बुरी हालत। जिसने भी जो भी मारा था, उससे वर्चस्व को काफी तेज दर्द होता है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि किसने उस पर पीछे से वार किया। सामने निशी खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उसके चेहरे पर वर्चस्व के लिए नफरत भरे भाव थे। अब आगे। सामने निशी खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उसके चेहरे पर वर्चस्व के लिए नफरत भरे भाव थे। जब वर्चस्व ने निशी को देखा और उसके हाथ में रॉड देखा तो उसे समझते देर नहीं लगती कि उस पर पीछे से वार करने वाली कोई और नहीं बल्कि निशी है। निशी ने जो किया उससे वर्चस्व शांत कहाँ रहने वाला था। वो गुस्से से भर उठता है। उसने बेहद गुस्से में कहा, तुम्हारी ये हिम्मत। वर्चस्व गुस्से से निशी के पास जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है, पर जैसे ही वर्चस्व उसके पास पहुंचा, निशी अपने हाथ में पकड़े उस रॉड से वर्चस्व को धक्का दे देती है। निशी के अंदर जितनी ताकत थी, उसने अपनी पूरी ताकत वर्चस्व को धक्का देने में लगा दी थी, जिसकी वजह से वर्चस्व खुद को संभाल नहीं पाता है और वहीं फर्श पर गिर जाता है। वर्चस्व के गिरते ही निशी ने रॉड वहीं फेंक दिया और वर्चस्व को इस रूम में बंद करते हुए रूम से बाहर निकल गई। रूम के बाहर पहुंच निशी, जो पहले गुस्से में थी, जिसके चेहरे पर वर्चस्व के लिए नफरत भरे भाव थे, अब उसके चेहरे पर बस दर्द था, मानो जो उसने किया उससे वो खुद खुश नहीं है। हाँ, वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो ऐसी नहीं है जो किसी को हट करे, पर शायद अब वो वर्चस्व से इतना हट हो चुकी थी कि वो ये सब कर रही थी। कुछ पल निशी यूं ही खड़ी रहती है, फिर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते हुए उसके चलने की स्पीड काफी तेज थी, क्योंकि वो एक बार फिर वर्चस्व से दूर जाने के लिए भाग रही थी। विला के सामने मेन गेट पर गार्ड काफी ज्यादा थे, इसलिए निशी विला के पीछे पहुंचती है। वहां भी गार्ड लगे हुए थे, लेकिन आगे की तुलना में कम, जिन्हें देख निशी बिल्कुल नहीं घबराती है, क्योंकि इन गार्ड की आंखों में धूल झोंक वो पहले भी यहाँ से भाग चुकी थी। निशी ने आज भी वही किया, वो उन गार्ड से छुपते छुपाते यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकल वो बाहर सड़क पर पहुँचती है। निशी उसी सड़क पर तेज कदमों से चलने लगती है। वर्चस्व का विला काफी सुनसान जगह पर था, वहाँ गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से दिखती या मिलती थी, इसलिए निशी ने यहाँ किसी गाड़ी का वेट नहीं किया और यहाँ से आगे बढ़ना ही सही समझा। चलते चलते निशी वर्चस्व के विला से काफी दूर निकल जाती है। वो अब थक चुकी थी, इसलिए उसके चलने की स्पीड कम हो जाती है। तभी उसे यहाँ से एक कार गुजरती हुई नजर आती है। उस कार को देख थकी हुई निशी उसे रोकने के लिए अपना हाथ दिखाती है। पहले तो वो कार नहीं रुकती है, लेकिन थोड़ा आगे जा वो रुक जाती है
और वो कार का डोर अपने आप खुल जाता है। निशी ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है और अगले ही पल वो उस कार के पास पहुंच जाती है, उसमें बैठ जाती है। पर जैसे ही निशी ने उस कार में बैठे शख्स को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कार में वर्चस्व था। वर्चस्व अपनी रेगुलर यूजिंग कार से नहीं था, इसलिए तो निशी पहचान नहीं पाई कि जिससे वो मदद मांग रही है वो वर्चस्व की कार है। खैर, वर्चस्व को देख अब निशी सब जान चुकी थी, इसलिए अगले ही पल वो कार से उतर जाती है और फिर से भागने लगती है। निशी ने तो जैसे आज ठान ली थी कि वो वर्चस्व से बचकर उससे दूर जाकर ही रहेगी। पर अब निशी ज्यादा भागती, तभी उसके सामने आकर वर्चस्व के गार्ड खड़े हो जाते हैं। उन गार्ड को देख निशी के कदम रुक जाते हैं। अब उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आता कहाँ जाए, वो फंस चुकी थी। यहाँ निशी परेशान, वहीं निशी को यूं परेशान देख कार में बैठे वर्चस्व के चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं। फिर वो कार से उतरा और निशी के पास पहुंच गया। निशी के पास पहुंच वर्चस्व ने उससे कहा कुछ नहीं और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। वर्चस्व ने निशी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो पूरी हिल सी जाती है। उसके गाल पर वर्चस्व की 5 उंगलियां छप जाती हैं और उसके होंठ के किनारे से हल्का ब्लड निकल पड़ता है। वर्चस्व का उसे थप्पड़ मारना निशी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे और आंखों से उसकी आंसू निकल पड़ते हैं। वहीं निशी को थप्पड़ मार वर्चस्व के चेहरे पर कोई पश्चातावा नहीं था, उसके चेहरे पर बस अब भयानक डरावना गुस्सा था। इसी गुस्से से उसने निशी का हाथ कसकर पकड़ा और फिर से उसे अपनी कैद में लेकर चला गया। वर्चस्व निशी को विला लेकर आता है, वहां वो उसे अपने रूम में लेकर गया। रूम में उसने निशी को बेड पर पटक दिया और गुस्से से भरी अपनी डरावनी आवाज में बोला, यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, नाउ यू नीड वेरी हार्ड पनिशमेंट बीबी। वर्चस्व अपनी बेल्ट खोलने लगा। जब निशी ने ये देखा तो वो बुरी तरह कांप उठती है और वो डरी हुई आवाज में धीरे से बोली, नहीं। निशी को इतना डरा देख वर्चस्व एक गुस्से भरी स्mirk कर देता है। फिर वो बेड पर पहुंच जाता है निशी के पास। उसने बेड पर बैठी निशी के दोनों पैर खींच दिए, जिससे निशी लेट गई। निशी के लेते ही वर्चस्व उसके ऊपर आ जाता है। उसने निशी को खुद में दबोच लिया। फिर उसने निशी के दोनों हाथों को पकड़ा, उन्हें उसके सिर के ऊपर पिन किया और अपने बेल्ट से उसके हाथों को कसकर बांध देता है। ये इतना तेज कसन था कि निशी को अपने हाथों की कलाई पर तेज दर्द होता है, पर वो कर कुछ नहीं पाती है। निशी वर्चस्व की तरफ देखते हुए नमे सिर हिलाती है। वर्चस्व ने निशी को बेबस कर दिया था और फिर वो अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर देता है। उसने निशी के ऊपर नीचे के पूरे कपड़े एक झटके में फाड़ दिए और उन्हें रूम के किसी कोने में फेंक दिए। उसने खुद के कपड़े भी निकाल कर फेंक दिए। फिर वो निशी के ऊपर आ गया। उसने आज निशी को कहीं नहीं छुआ, बस उसके ऊपर आते ही वो बड़ी बेरहमी से निशी की बॉडी में एंटर कर जाता है और बहुत ही हौस तरीके से वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। निशी दर्द से तड़प उठती है, लेकिन उसकी तड़प बस उसकी आंखों में दिखती है। उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं, पर उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। ऐसा लग रहा था निशी की बॉडी से जान निकल चुकी है और वर्चस्व एक बेजान इंसान के साथ इंटीमेट हो रहा है। निशी की क्या हालत थी उससे वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस जो कर रहा था वो करता रहता है। वर्चस्व ने आज निशी के साथ जितना बुरा हो सके उतना उसके साथ बुरा पेश आया। उसने निशी को छुआ कहीं नहीं, लेकिन न छूकर भी उसने निशी को मौत पाने जैसा दर्द दिया। उसकी वाइल्ड बेरहमी से निशी बुरी तरह ब्लीडिंग करने लगती है। पूरी बेडशीट ब्लड से लथपथ हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद भी वर्चस्व लगातार निशी के साथ इंटीमेट होता रहता है। वो निशी को अपने ऊपर बैठा लेता है, फिर गुस्से से बोला, जम। निशी जो बेजान सी थी उसने वर्चस्व की बात पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। वर्चस्व और गुस्सा हो जाता है। वो एक बार फिर अपनी डरावनी आवाज में बोला, आई सेड जंप, मूव योर बॉडी अप एंड डाउन। निशी ने इस बार भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। वर्चस्व ने कसकर निशी की कमर को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसे वापस बेड पर पटक दिया। फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है और अब पहले से भी ज्यादा बुरी तरह, स्पीड और वाइल्ड तरह से निशी के साथ इंटीमेट होने लगता है। करीब 2 घंटे बाद निशी पर अपना परा गुस्सा निकालने के बाद वर्चस्व रुका। उसने बेल्ट से बंधे निशी के हाथों को खोला और उसके जबड़े को कसकर दबाते हुए, दांत भींचते हुए बोला, अब शायद तुम ऐसी गलती कभी न करो जो तुमने आज करने की कोशिश की। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी तो दर्द तुम्हें में भी मिलेगा बीबी। फिर वर्चस्व निशी के ऊपर से उठा और अपने कपड़े पहनते हुए रूम से चला जाता है।
निशी बेजान सी बेड पर पड़ी रहती है। वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी, हाँ बस उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। दोपहर का समय। वर्चस्व द्वारा बेहिसाब दर्द दिए गए दर्द में रही निशी अब जाके कुछ मूवमेंट करती है। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी बड़ी मुश्किल से वो उठकर बैठती है। आज निशी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, जिससे उसके दर्द को समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में उसका दर्द साफ झलक रहा था। वो आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। उठकर बैठने के बाद निशी बेड से उठने लगती है। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, जिसके चलते वो गिर जाती है, पर वो यहाँ भी खुद को संभाली है। वो कैसे भी कर खड़ी होती है और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम की तरफ जाती है। पीछे पीछे फर्श पर उसका ब्लड फैलता जाता है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग अभी भी नहीं रुकी थी। वॉशरूम में पहुंच निशी शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। वो भीगने लगती है। सामने मिरर लगा हुआ था। निशी भीगते हुए उस मिरर में खुद को देखती है। वो खड़ी जरूर थी, लेकिन उसका पूरा बदन कांप रहा था, मानो वो कभी भी गिर जाएगी। उसके गाल पर वर्चस्व की उंगली के निशान अभी भी छपे हुए थे। उसके पूरे बदन पर हल्के लाल निशान थे। ये निशान आज के नहीं थे, पर दे वर्चस्व ने ही थे उसको। उसने अपने हाथ को देखा जिसे वर्चस्व ने तोड़ा था। उस पर अब प्लास्टर चढ़ा हुआ था, पर उसका कोई मतलब नहीं था। इसके बावजूद भी वर्चस्व ने उसके साथ बदसलूकी की। खुद की ऐसी हालत देख भींगी हुई निशी की आंखों से आंसू बह चलते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जैसे ही निशी की पूरी आंख बंद हो जाती है, वो खड़े खड़े अचानक ही गिर जाती है। निशी बेहोश हो चुकी थी। वो शावर के पानी के नीचे भीगते हुए ऐसे ही पड़ी थी, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। शाम के समय। नगेनी इंडस्ट्री। वर्चस्व गुस्से से अपने केबिन में आता है। वहां मयंक खड़ा हुआ था। उसको देखो उस पर बरस पड़ता है। तुम एक भी काम संभाल नहीं सकते हो, किस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें? वर्चस्व गुस्सा कर रहा था। उसका इतना गुस्सा देख मयंक सहम जाता है, पर फिर भी वो अपनी बात कहता है। सॉरी सर, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मुझे यहाँ आपको बुलाना पड़ा। वर्चस्व फिर मयंक पर चिल्लाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो बिना मेरे हो नहीं सकता था? वर्चस्व के अब की गुस्सा करने पर मयंक ने कुछ नहीं कहा। उसने वही टेबल पर रखा लैपटॉप वर्चस्व की तरफ किया और उसमें कुछ प्ले कर दिया, जिसे देख वर्चस्व के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसकी जमीन आसमान हिल चुकी हो। वो हैरानी भरे भाव से बोला, ये? मयंक ने कहा, 2 साल पहले जो हुआ था उसका कुछ सच है ये सर? मयंक की ये बात सुन वर्चस्व अब हैरानी से एक बार मयंक की तरफ देखता है, फिर एक बार लैपटॉप की तरफ देखता है जिसमें एक वीडियो चल रहा था, और उस वीडियो में निशी थी जिसे कुछ गुंडे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। एपिसोड 80 नेत्रा का सच आया सामने। वो हैरानी भरे भाव से बोला, ये? मयंक ने कहा, 2 साल पहले जो हुआ था उसका कुछ सच है ये सर? मयंक की ये बात सुन वर्चस्व अब हैरानी से एक बार मयंक की तरफ देखता है, फिर एक बार लैपटॉप की तरफ देखता है जिसमें एक वीडियो चल रहा था, और उस वीडियो में निशी थी जिसे कुछ गुंडे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। अब आगे। लैपटॉप में एक वीडियो चल रही थी जिसमें निशी थी और उसे कुछ गुंडे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे थे। इसी के आगे एक और वीडियो प्ले होती है जिसमें वही गुंडे जो निशी को उठाकर लेकर गए थे वो उसे सड़क पर फेंक देते हैं। फिर निशी रोते हुए सड़क पर चल रही थी, और कुछ आगे चलते ही एक कार बड़ी तेजी से आकर उसे कुचल देती है, और वो सड़क पर खून से लथपथ पड़ी रहती है। ये वीडियो चल रही थी। साथ ही मयंक बोलता जाता है, सर आपने मुझे मैम के बारे में जो पता करने को कहा था उसी के थ्रू ये मिला है मुझे। ये 2 साल पहले की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन निशी मैम आपको छोड़कर गई थी। फर्स्ट फुटेज आपके मेंशन मतलब नोगामी मेंशन के कुछ दूरी की है, जिसमें मैम को कुछ गुंडे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। एंड सेकेंड वीडियो कुछ घंटे बाद एक दूसरी सड़क की है जहां वही गुंडे मैम को छोड़ देते हैं, फिर उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। लास्ट की बात मयंक ने धीमी आवाज में कही, फिर वो चुप हो जाता है। वही वर्चस्व मयंक की बात सुन और उन वीडियोस को देख बहुत हैरान था। उसकी नज़र लैपटॉप पर टिकी हुई थी। कुछ पल वर्चस्व यूं ही चुपचाप उन वीडियो को देखता रहता है, फिर अचानक ही वो एक भारी सी आवाज में बोला, किसने किया निशी के साथ ये सब और क्या हुआ था उसके साथ? कौन है ये लोग? क्यों लेकर गए थे वो उसे? ये सब बातें बोलते हुए वर्चस्व की नज़र लैपटॉप की स्क्रीन में नजर आ रही निशी पर थी, जो कि एक्सीडेंट के बाद खून में डूबी किसी लावारिस की तरफ रोड पर पड़ी हुई थी। वर्चस्व की आंखें अचानक ही लाल हो चुकी थी, मानो वो निशी को इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, भले वो वीडियो 2 साल पुराना ही था। वही वर्चस्व जैसा रिएक्ट कर रहा था वो मयंक साफ समझ रहा था।
और शायद उसके पास वर्चस्व के सवालों का जवाब अभी नहीं था, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई आवाज में बोला, सर, मुझे अभी पूरा कुछ नहीं पता है, मैं तो बस सब शुरू से पता कर रहा था। तभी मुझे ये सीसीटीवी फुटेज मिली, मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना चाहिए, सो इसलिए। बाकी मुझे नहीं पता, मैम उस दिन कहाँ जा रही थी, वो लोग कौन थे जो उन्हें अपने साथ लेकर गए और एक्सीडेंट के बाद उनके साथ क्या हुआ था। मयंक ने इतना ही कहा कि वर्चस्व अपनी लाल आंखों से मयंक को गुस्से से देखने लगा। वर्चस्व के यूं देखने से साफ पता चल रहा कि वो मयंक की बात से खुश नहीं है, इसलिए मयंक तो घबरा ही जाता है। लेकिन आगे वो कुछ ऐसा कहता है जिससे वर्चस्व एक गहरी सोच में डूब जाता है। मयंक ने डरी हुई आवाज में आगे कहा, सर मुझे बाकी कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक और बात है, ये आदमी जो निशी मैम को लेकर गए थे, मैंने इन्हें देखा है। मैंने इन्हें नेत्रा मैम के मेंशन में देखा है। ये उनके मेंशन में गार्ड हैं। जैसे ही वर्चस्व ने मयंक के मुंह से नेत्रा का नाम सुना, उसकी भान आपस में जुड़ गईं और अगले ही पल वो लैपटॉप में फर्स्ट वीडियो को फिर से प्ले करता है। अब उसकी नज़र निशी पर नहीं बल्कि उन गुंडों पर थी जो निशी को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे थे। और इन्हीं को देखते हुए वर्चस्व एक गहरी सोच में डूबने लगता है। वहीं मयंक एक बार फिर शांत पड़ जाता है। रात का समय। वर्चस्व की कार आकर एक मेंशन के बाहर रुकी। उस मेंशन के बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मल्होत्रा मेंशन। वर्चस्व कार से बाहर आता है। उसके चेहरे के भाव इस वक्त एकदम काले थे, जैसे वो किसी के खून करने के इरादे में हो। इन्हीं भावों के साथ वर्चस्व मल्होत्रा मेंशन के अंदर जाता है। उसी के पीछे मयंक भी जाता है, जो कि वर्चस्व के साथ ही आया हुआ था। वर्चस्व अंदर हॉल में पहुंचा। वहां उदित मल्होत्रा, नेत्रा के डैड, बैठे हुए थे। जब उन्होंने वर्चस्व को देखा तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए और फिर वो वर्चस्व के पास आते हुए बोले, अरे वर्चस्व, तुम यहाँ अचानक? मतलब छोड़ो, आओ बेटा बैठो। नेत्रा के डैड उदित मल्होत्रा, वो नेत्रा से बिल्कुल अलग थे। मतलब जहाँ नेत्रा इतनी घमंडी, वहीं उसके डैड उतने ही अच्छे। तभी तो अभी उन्होंने वर्चस्व का अच्छा से वेलकम किया। पर वर्चस्व, जिसके कुछ आज अलग ही इरादे थे, उसने उदित जी की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपनी वही भारी आवाज में उसने कहा, नेत्रा कहाँ है? वर्चस्व ने जिस टोन में ये बात पूछी, उदित जी का गला ही सूख जाता है। पर उन्होंने वर्चस्व की बात का जवाब न देते हुए अपना ही सवाल कर दिया, क्या हुआ वर्चस्व, कुछ हुआ है क्या? वर्चस्व ने फिर से उदित जी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो अब की अपनी शेर जैसी आवाज में चिल्लाता है, नेत्रा मल्होत्रा, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने बस इतना ही कहा और उसकी तेज आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठती है। यहाँ तक कि उसकी आवाज ऊपर नेत्रा के रूम में भी पहुंच जाती है, जहां नेत्रा आराम फरमा रही थी। लेकिन वर्चस्व की आवाज ने उसके आराम को छूमंतर कर दिया था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव थे और वो यूं ही बड़बड़ाती है, ये कौन मेरा नाम इतनी जोर से चिल्लाया? कहीं डैड को तो कुछ नहीं हो गया? शिट! अगले ही पल नेत्रा अपने रूम से भागती है। जब नेत्रा सीढ़ियों के पास पहुंचती है, वहीं से उसकी नज़र हॉल में खड़े वर्चस्व पर पड़ती है। वर्चस्व को देख नेत्रा के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे के पर भी उसके डैड की तरफ सरप्राइज भरे भाव आ जाते हैं। और उसने इन्हीं भावों से खुद में कहा, वर्चस्व यहाँ इस वक्त। फिर अचानक ही नेत्रा के चेहरे पर खुशी भरे भाव आ जाते हैं और आगे वो इन्हीं भावों से खुद में बोली, कहीं वर्चस्व मुझसे तो नहीं मिलने आया? OMG, वर्चस्व मुझसे मिलने आया है। आगे नेत्रा मुंह बना बोली, मैं कितनी बुरी दिख रही हूँ? वर्चस्व ने मेरा रियल फेस देख लिया। रूम में वापस जाऊंगी मेकअप करने तो वर्चस्व पता नहीं क्या सोचेगा, कहीं वो गुस्सा न हो जाए। नेत्रा अपने ख्याली पुलाव में लगी थी और फिर ऐसे ही वो सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में पहुंचती है और अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। जब नेत्रा वर्चस्व के पास पहुंच जाती है तो वो वर्चस्व को हक करने लगती है, क्योंकि अब नेत्रा काफी एक्साइटेड थी। लेकिन वो वर्चस्व को हक करती तभी वर्चस्व उससे पीछे हट जाता है। नेत्रा के हाथ खाली ही रह जाते हैं, जिस पर वो एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुरा देती है। फिर एक प्यारी सी आवाज में बोली, वर्चस्व तुम यहाँ? आई मीन ऐसे अचानक? नेत्रा की इस बात पर वर्चस्व ने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा, फिर उसके डैड से बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे नेत्रा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वर्चस्व की ये बात सुन नेत्रा और उदित जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही समझ चुके थे वर्चस्व क्या चाहता है, मतलब उदित जी यहाँ से चले जाए। उदित जी ने सवाल भरे भाव से कहा, वर्चस्व। उदित जी ने इतना ही कहा कि बीच में नेत्रा बोल उठती है, डैड। उद्धरण चिन्ह।
नेत्रा के बस इतना कहने से उदित जी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी भी यही चाहती है कि वो यहाँ से चले जाए। आगे उन्होंने ने कुछ नहीं कहा और वो यहाँ से चले जाते हैं। नेत्रा ने अपने डैड को जाते देखा तो वो अपने मन में बोल उठी, वर्चस्व ने डैड को यहाँ से क्यों भेजा? वो मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहता है? कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? ओ गॉड। नेत्रा फिर से अपने ख्याली पुलाव पका खुश होने लगती है और जब वो अपने इस ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आई तो उसने बड़ी खुशी से वर्चस्व से कहा, वर्चस्व तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी है? चलो हम सोफे पर बैठकर आराम से बातें करते हैं। ये बात बोल नेत्रा अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा देती है। वो इस वक्त बहुत खुश थी, पर जैसे ही उसने अपना पहला कदम उठाया तभी वर्चस्व एक डरावनी आवाज में बोला, तुम निशी से क्यों मिली थी नेत्रा? वर्चस्व का ये सवाल और नेत्रा के कदम रुक गए, साथ ही उसके खुशी से चमकते चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी भान आपस में जुड़ गईं। इन्हीं भावों के साथ वो बोली, निशी, ये तुम क्या बोल रहे हो वर्चस्व? मैं निशी से मिली कब? मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं। 2 साल पहले जब निशी घर छोड़कर गई थी, उससे पहले तुम्हारे गार्ड ने जबरदस्ती निशी को उठाया था। अब कुछ याद आया तुम्हें? ये बातें वर्चस्व ने नेत्रा के बाद बीच कही। वही वर्चस्व के मुंह से 2 साल पुरानी बात का सुन नेत्रा के होश उड़ जाते हैं। उसने अपना खून कटक लिया और उसके आंखों के सामने पहले की सब बातें घूम चलती हैं जो उसने किया था। नेत्रा की ये हालत होना लाजमी था क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वर्चस्व आज क्या मतलब कभी भी इस बारे में उससे कोई बात करेगा, सवाल करेगा। वो तो यही सोचती थी उसने जो किया कभी किसी को नहीं पता चलेगा या वर्चस्व को पता चलेगा। नेत्रा समझ चुकी थी वर्चस्व किस बारे में बात कर रहा है। उसके चेहरे पर डर भरे भाव आने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है और जैसे उसे कुछ न पता हो वो वैसे बनते हुए बोली, वर्चस्व 2 साल पहले निशी घर छोड़कर गई थी, मेरे गार्ड ने उसे उठाया था। मुझे तो कुछ याद नहीं। याद भी कैसे होगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो तुम्हारी बात ही नहीं समझ आई। नेत्रा सब बातों से साफ मुकर गई, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बता रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। जो वर्चस्व साफ समझ रहा था, वो अपने हाथों की कसकर मुट्ठी भींच लेता है, मानो वो अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अब की वर्चस्व हल्के अपने दांत भींचते हुए बोला, रियली नेत्रा तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? वर्चस्व के इस सवाल पर नेत्रा सब जानते हुए भी जल्दी से अपना सिर न में हिला देती है। नेत्रा भोली बनने का बहुत अच्छा नाटक कर रही थी। उसने एक पल में अपना बिहेवियर चेंज कर लिया था। वो लोमड़ी नेत्रा से भीगी बिल्ली नेत्रा जैसे बन गई थी। नेत्रा की ये एक्टिंग देख वर्चस्व के चेहरे के भाव और काले पड़ने लगते हैं, लेकिन उसने नेत्रा से कुछ नहीं कहा और अब वो मयंक से बोलता है जो कि यहीं पर था कब से। वर्चस्व ने मयंक का नाम लिया। मयंक शायद समझ जाता है वर्चस्व क्या चाहता है। वो धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो अपना मोबाइल निकाला है, उससे नेत्रा के सामने करता है और उसमें वही सीसीटीवी फुटेज का वीडियो प्ले कर देता है जिसे मयंक और वर्चस्व के केबिन में देख रहे थे। नेत्रा ने जैसे ही वो वीडियो देखा और उस वीडियो में अपने गार्ड को देखा जो कि निशी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, नेत्रा की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके तोते उड़ चुके थे, चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था और आंखें बड़ी बड़ी थी।